अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम आज के इस नशिस्त का और इस सेमिनार का बस अगले 2-4 मिनट में बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे ख्याल एक प्रॉपर ऑडियंस तो आ गई है और काफी सारे लोग जूम पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जूम वालों को आवाज आ रही है? आप में से कोई हैंड रेस करके बता दे, जो लोग जूम के ऊपर जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, क्या आप जी लोगों जी, को आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर भी ठीक आ रही है। आवाज आ रही है चलिए, आपकी, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। खूबसूरत बहुत लग रहे शुक्रिया, हैं। ठीक से पूछा था। ठीक है, ऐसा ना हो 25-30 लोग बताएं। अम, मेरे ख्याल है बाकायदा आगाज करते हैं। आधा आगाज के लिए मैं दावत दूंगा अपने भाई शहान को कि वो तशरीफ लाएं एसएमएस से और तलावत कुरान पाक से आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। शहान भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء صدق الله العظيم. हम के बाकायदा आगाज के साथ ही चंद हाउस कीपिंग नोट्स। एक तो गुजारिश आप तमाम लोगों से यह है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, रखें। जो Q&A सेशन होगा उस वक्त फिर हम उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेंगे। हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जेर तमाम इस सेमिनार का टाइटल जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशंस है कि जो रिसेंट बजट के अंदर जो जीएसटी अप्लाई हो गया, चेंज हो गया, उसको किस तरीके से अब इम्प्लीमेंट करना है फॉर आईओडी कंपनीज। उसके ऊपर बात करने से पहले, क्योंकि हमारे मेम्बरान कुछ हैं यहाँ पे साथ में, मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी मेंबर कंपनीज के ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनसे पहले हमारी वाकफियत नहीं थी। इसका मतलब है मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंस कोलीग्स हैं, शायद एडमिन के लोग हों, ऐसे लोग हैं जो कि रेलेवेंट हैं विद फाइनेंस। तो एक मुख्तसर तारुफ हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का। वी आर द ओनली मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो कि न्यूली रिकग्नाइज्ड है विद डीजीटीओ
और इसको रिकग्नाइज किया जाता है तमाम के तमाम जो रेगुलेटरी या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास, चाहे वो ड्रैब की बात कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हर फोरम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 5 6 7 सालों की मेहनत के बाद अब एचडैब को उसी तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है जिस तरीके से फार्म ब्यूरो को रिकग्नाइज किया जाता है या ईवीएमए को रिकग्नाइज किया जाता है। हमारा मकसद ऑफ कोर्स एक ही है, वो ये है कि वो तमाम लोग जो कि किसी भी तरीके से मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, इंपोर्टर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, सर्विस प्रोवाइडर्स हों, एनीवन, हम उसको एक इस प्लेटफॉर्म पे जमा करें और उनके जो भी मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने में अपना किरदार अदा कर सकें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर सकें तमाम लोगों को। जाहिर सी बात है सारे लोग जो बैठे होते हैं वो आपस में कम्पीट भी करते हैं, तो एचडीएफ के प्लेटफॉर्म से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी भी मेंबर को, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो या लोकल कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसको कोई अनड्यू एडवांटेज मिल सके। तो दिस इज व्हाट वी इंश्योर। सेकेंडली जी, ऑफ कोर्स जो ड्रैब का भी एक तरीके से मकसद है, हमारा ही मकसद है कि हम ऑफ कोर्स बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ बिजनेस के लिए हम अपने ही लोगों की जानों से ना खेलें। कोई भी जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज है या लीगल फ्रेमवर्क से आउट कोई भी काम हो, उसको ऑफ कोर्स वी डू नॉट सपोर्ट। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया आईवीडी की प्रोडक्ट्स के ऊपर, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ये एक डिफरेंट बहस है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफी सारा मीडिया के ऊपर भी नॉइज जनरेट कर चुके हैं, तमाम अरबाब इख्तियार तक अपने डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचा चुके हैं, उनसे मीटिंग्स भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड भी ऑफ कोर्स जो हमारा जो स्ट्रेटजी वो यही है कि थ्रू आउट मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री या तो जीएसटी ना हो या वो एक बहुत ही रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर हो, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाया जाए। तो वो एक डिफरेंट जंग है जिसके ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी और चलता रहेगा टिल द टाइम ऑफ कोर्स वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। हैविंग सेड सो, आज की इस तारीख में जीएसटी अप्लाई हो गया, पहले भी बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर था, अब आईवीडी के ऊपर भी हो गया। अब उस जीएसटी के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से किया जाए और उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, ये इम्पोर्टेंट है। हम उसके ऊपर बात करेंगे बाद में कि क्यों नहीं, क्यों लग गया, इसको कैसे हटाया जाए, वो हमारा सेपरेट सेशन है। पहले हम चूंकि जैसे ही सारा काम हुआ तो हमने एक कमेटी फॉर्म की, उसको हमारे मोहम्मद उमर इमरान ने उसको लीड किया, साथ में शाहान ने उसके ऊपर काफी काम किया, आबिद मनियार यहाँ पे बैठे हुए हैं, ईएनवाई के साथ मीटिंग की, ईएनवाई से कंप्लीट थॉरो हमने उसका एक जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन ली और उनके साथ मीटिंग की, फिर कंपनीज के साथ बैठ के कुछ मामला तय किए गए। तो अल्टीमेटली आज की इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको उमर प्रेजेंट करेंगे कि जो रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड जीएसटी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आपको पता हो कि लॉ क्या है और हाउ टू स्टे विद इन द लॉ। हमारा एज एसोसिएशन हम आपको ये बता सकते हैं, आप उसके ऊपर अमल करना ना करना ये दैट इज ऑफ कोर्स प्योर 100% योर ओन डिस्क्रिशन। वो हम किसी का हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि भाई ये लॉ है आप इस पे चले। हम आपको आज समझा देंगे कि लॉ क्या कहता है और उस लॉ के ऊपर अमल कैसे करना है। तो उस वो होगा, उसके बाद जब ये प्रेजेंटेशन हो जाती है देन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड देन वी विल आल्सो प्रेजेंट टू यू आवर ईसी द एंटायर एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एचडीएफ, ताकि आप ग्रुप्स के ऊपर भी और वैसे भी बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, ईसी किस तरीके से काम कर रही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आगे क्या होने वाला है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर हम सेशन को ओपन करेंगे फॉर क्वेश्चंस विद एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो दिस इज अ क्विक एंड शॉर्ट रन डाउन ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज इवनिंग और ऑफ कोर्स वी विल कंक्लूड एट 5:30। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा उमर से कि वो तशरीफ लाएं और लोगों के साथ शेयर करें जो इस वक्त जीएसटी की इम्प्लीकेशंस है उसके ऊपर। उसने कहा था है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज के इस सेशन का प्रीएम्बल अदनान ने आप सबको एक्सप्लेन किया। मेरा नाम मोहम्मद उमर है।
I am the CEO of the Verizon Private Limited. I'm part of this HDAP since many years as a finance secretary and the part. Okay. तो हम इस प्रेजेंटेशन को मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ. ड्यूरिंग दैट प्रेजेंटेशन जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि हो सकता है बहुत सारी चीजें, बहुत सवालात आपके जहन में आएंगे, यकीनन चीजें होंगी, हम उसको वहां पर पॉज नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में कवर करेंगे. तो आप प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा. तो जाके वंस आई फिनिश तो फिर हम उसमें वो करते रहेंगे. मैं ट्राई करूंगा इसको अपने एक स्लो पेज या उससे करते हुए चलें. अब ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी कुछ जीएसटी के बारे में जानते होंगे, बट मैंने इसके अंदर एक बेसिक प्रीलिम्स से शुरू किया है ताकि हम कुछ बेसिक चीजों से चलें और फिर इसके बाद जो सिनेरियो हो गया है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करें. तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ 30-35 मिनट्स हम इसको कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आपके जो भी पर्टिकुलरली क्वेश्चंस होंगे देन वी विल हैंडल इट. नेक्स्ट स्लाइड. slide. Okay, so this is an content what we will cover in my presentation. This is first is a preamble about the sales tax, the principle of the tax, what is the implications now, then treatment for the goods importing during the exempted period, then exemption under serial number 166 of the 6th schedule, which is very important. Then the sales tax chargeable to the government hospitals, further tax on supplies to hospitals and laboratories, or paid adjustment of the 1/5 sales tax withholding by the FTN holders. It's a very vast period, and we will try to cover all in the slides. Next. So what happened that 12 जून 2024 को जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल प्रपोज किया, उसके अंदर आईवीडी डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट जो कि सेल्स टैक्स एग्जम्पशन थी अब तक अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द 6th सेल्स टैक्स एक्ट सीरियल नंबर 120, वो एग्जम्पशन ओमिट कर दी गई. और फिर जब 28 जून को फाइनल बिल पास हुआ उस तक भी ये एग्जम्पशन वापस रिस्टोर नहीं की गई. This means that all IVD products are now subject to 18% sales tax and 3% additional sales tax at the time of the import. 95% of these products are imported Pakistan में, कोई इसके बाद रहने ऑप्शन नहीं है. और subsequently these products should be charged sales tax at the rate of 18% to registered entities and 22% to the unregistered entities. तो this is the situation जिस पर अभी हम आज खड़े हैं और आगे इसको हमने किस तरह से हैंडल करना है इसको हम इस पे कवर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो 3 तरह के कस्टमर सेगमेंटेशन हो रही है अब इसमें हमारे पास. एक प्राइवेट लैब्स एंड हॉस्पिटल्स, देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एंड थर्ड वन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द चैरिटेबल हॉस्पिटल्स. कि हमारे इस सेल्स टैक्स को हम किस तरह से इन 3 सेगमेंट्स पे कवर करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Just a brief introduction. What is GST? GST is charged and collected on supply of goods by the registered person. Is a multi-stage levy which is charged at each stage in the supply chain or at the time of import. Importer is responsible to pay GST at the time of sale and the supplier is liable to pay to the exchequer. GST paid on in purchases and import of goods is adjustable from the GST due on account of supplies of goods. So it's an adjustable. Or GST or VAT is applies to over 160 countries at varying rate. So it's not a new phenomena. It's in this VAT दुनिया भर में implement है, दुनिया भर में इसका impact है और इसको इसी तरह से treat किया जाता है. Next. Just a general principle of the tax. आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस करके ये चीज जीएसटी हम गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवानी होती है. जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपने इन्वेस्ट पे 20,000 का जीएसटी है और अगर आप कोई आपकी लोकल परचेजेस हैं तो आपने उस पर टैक्स इनपुट पे दिया है और अगर आपने इंपोर्ट पे किया है तो उसको एडजस्टेबल करने के बाद 3,000 ये जो हैं ये आपको गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं. इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स टैक्स. व्हेनेवर यू डू दिस आपको इसी से जीएसटी के साथ इसको एडजस्ट करवाना है. ये सिर्फ एन हाइपोथेटिकल मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. सेक्शन 2/41
जो डिफाइन करता है टैक्सेबल सप्लाईज को, और सेक्शन 3 सेल्स टैक्स एक्ट का ये डिस्क्राइब करता है द स्कोप ऑफ द टैक्स, which means that the healthcare products have now become taxable supplies. Therefore, every person is required to charge and lay and pay sales tax on all taxable supplies of these healthcare products at a standard rate of 18%. Otherwise, the taxpayer shall remain exposed to recovery of the sales tax involved in supply of healthcare products. Law ये कहता है कि अगर आपने इनवॉइस चार्ज नहीं की सेल्स टैक्स की, तो देन यू आर एक्सपोज हो गए हैं, आप एक लॉ के तहत एक रिकवरी पे कि वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं. फर्दर लॉ इसको और एक्सप्लेन करता है सेक्शन IE पे कि इट इज एन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर या FBR का ऑफिसर हैज एन पावर to access sales tax amount payable by a person and pass an order for the recovery of the short payment of the sales tax. That means as per law अगर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे तो कानून के पास ये अख्तियार है कि वो आपको एम्पावर कर सकता है आपको चार्ज करने का. इसके बाद additionally, if any company is not sales tax registered, now they are required to obtain registration with the Federal Board of Revenue. अगर अभी भी हमारे कोई मेंबर्स या कोई लोग ऐसे हैं जो कि इस बिजनेस में हैं और वो उन्होंने सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो उनके लिए अब ये जरूरी है कि वो सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की उस पे वो 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है. Accordingly, if sales tax is not charged on the healthcare products, this may consider as a tax fraud, which could be lead to the litigations penalty as per the law. अगर हमने चार्ज नहीं किया तो वो आपसे रिकवरी के लिए क्लेम कर सकता है. ये कानून है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Sales tax is passed due to the recipient of goods and services. In case the sales tax is not charged, अगेन वही बात है कि आपकी इंटरप्रिटेशन लॉ ये कहती है कि टैक्स अथॉरिटीज आपको पे टैक्स करवाने पड़ेगा सप्लाईज पे. तो एज पर लॉ जो मैंने आपको डिफाइन किया कि देयर इज नो वे यू कैन हाइड दिस सिचुएशन नाउ. आपको अब ये अपनी इनवॉइसेस पे शो करना पड़ेगा. एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट शो करना पड़ेगा, टैक्सेबल है तो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, फर्दर टैक्स 18% इज द स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन उसके साथ साथ there are taxable supplies registration जिनको FBR से sales tax पे registered हैं, they will be charged at 18%, but those who are not registered yet, then a further tax 4% in addition to the standard sales tax of 18%, ये भी हमारी supplies पे charge हो रहा है इससे. Next. Next slide. It is just an sales tax invoice कि एक सेल्स टैक्स इनवॉइस बनेगी किस तरह से पोस्ट इस बजट के सिनेरियो के बाद, कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को शो करना है, उसके बाद उसकी एक प्राइस है. सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड रेट पर आपने सेपरेटली शो किया. उसके बाद अगर आप उस कस्टमर को फर्दर टैक्स लगा रहे हैं तो नीचे कॉलम पे आपने उसको फर्दर टैक्स लगाना है. और एक और चीज है जो कि एडवांस टैक्स है, वो कुछ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो सब एजेंट्स डीलर्स हैं उन पर वो लगना है, तो वो उसके साथ हम वो करेंगे. एक सवाल इसमें आया था कि जिस वक्त ये इम्पोज हुआ था, देन देयर आर द प्रोडक्ट्स जो कि हमारे स्टॉक में होंगे 1 जुलाई जो हमने इंपोर्ट किए थे एक एग्जाम पीरियड में. 30 जून से पहले जो भी पीरियड था वो एग्जाम पीरियड था, उस पर अगर हमने उस पर इनपुट टैक्स नहीं किया. But the point is that if you are supplying it subsequent to the post June of 1 जुलाई के बाद अगर आप उसको सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स चार्ज करना है और वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है. ये थ्योरी या ये लॉजिक के चूंकि हमने जून में इंपोर्ट किया था और उस वक्त इस पर टैक्स नहीं था, उस वक्त टैक्स नहीं था, लेकिन क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हैं जुलाई में तो आपको उस पर टैक्स चार्ज करना है और टैक्स चार्ज करके आपको एक्सचेकर में जमा करवाना है. Now come to the second class of customer जो कि हमारा सीरियल नंबर 166 है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें यहाँ पर समझना है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और इसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है. सीरियल नंबर 166 ये कहता है कि once exemption is provided to the charitable hospital and is not available to the hospital. इस चीज को बड़ा क्लियरली हमें समझना है. मैं यहाँ पे प्रोड्यूस किया है मैंने, इट्स पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है charitable. There is no further mentioning of that charitable hospital of 50 beds or more. There's the only simple wording is mentioned in serial number 166
और इसकी एग्जामिशन 12 जून से जिस वक्त बजट प्रपोज हुआ था इसको भी खत्म कर दिया गया था, लेकिन 20 जून को जब बजट फाइनली अप्रूव हुआ उसके अंदर इसको वापस रिस्टोर कर दिया गया है। तो अब इसके साथ इसके रिस्टोरेशन के बाद जो चैलेंजेस आए इंडस्ट्री को वो बड़े कॉम्प्लिकेशन है जिसको आगे हम अब डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब 166 के तहत दो कंडीशंस का मीट होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। अगर कोई एग्जामिशन क्लेम कर रहा है तो चैरिटेबल हॉस्पिटल होना चाहिए और फिर उसके पास मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ 50 बेड्स और मोर। दिस टू कंडीशंस हैव टू बी मेट इन ऑर्डर टू समवन क्लेम अपना क्लेम भी कर रहा है कि मैं अगर चैरिटेबल हूं तो उसके लिए ये दो कंडीशंस मस्ट हैं। पॉइंट इज दैट एफबीआर ने कोई गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की हुई हमें कि उसकी किस तरह से हम इसको करेंगे, और ना ही कोई लिस्ट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की सेल्स टैक्स लॉ के तहत। सेल्स टैक्स लॉ में एग्जाम्पशन जरूर है लेकिन सेल्स टैक्स लॉ में कोई लिस्ट नहीं है कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जो कि एग्जाम्प्ट है। बहुत ही आइडियल होता अगर लॉ के अंदर ये डिफाइन हो जाता कि ये तमाम इदारे एग्जाम्प्ट हैं तो वो सबकी जिंदगी आसान हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अब जब इस तरह से नहीं है तो फिर कुछ वर्क हमने प्रोफेशनल एडवाइस ली, कुछ हमने एफबीआर से चेक किया, कुछ हमने अपनी परस्पेक्टिव से देखा। उसके तहत फिर हमारे पास एक ये चीज आती है कि ये जो चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर ऑल रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी ट्रस्ट विद द प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 42 के तहत। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आप ये चेक करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये क्लेम कर रही है वो रजिस्टर्ड किस तरह से हुई है। अगर वो एससीसीपी में सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर्ड हुई है जो कि डिफाइन करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन कि यस उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से चैरिटेबल से करवाई हुई है। अब अगर कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पर्पस के लिए दे रहा है तो सिर्फ एक इनकम टैक्स की एक वो क्लॉज है जिसके तहत उसको एग्जम्पशन दी जाती है। सेल्स टैक्स में एज आई मेंशन देयर इज नो वे जिसके कोई तरह से कोई एग्जम्पशन है। तो फिर रिलायंस हैज टू बी प्लेस इन अ फेडरल लॉ फॉर जो कहता है, जो फेडरल लॉ कहता है फिर हमें उसी की रिलायंस को देखते हुए उसको मानना पड़ेगा कि ये एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट सेक्शन 2/36 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो कि इनलैंड रेवेन्यू का एक सेक्शन है, उसके तहत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलती है। ये एग्जम्पशन वंस ऑब्टेन्ड इट्स नॉट वैलिड फॉर द लाइफ टाइम, एवरी टाइम यू हैव टू रिन्यू दिस एग्जम्पशन। कुछ एग्जम्पशन किसी को साल के लिए मिलती है, किसी को 3 साल के लिए मिलती है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट ये होता है एट द टाइम ऑफ आप जिस वक्त ये चेंज कर रहे होंगे ये कस्टमर हमारा एनपीओ है या नहीं है, उसके लिए आपको वो वैलिडिटी उसको जरूर देखनी पड़ेगी। अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर आपके लिए वो एक इशू बन सकता है। कंपनीज ऑल्सो इसके बावजूद इन दो डॉक्यूमेंट्स के बावजूद आप एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं हॉस्पिटल से कि जी वो अपने नंबर ऑफ बेड्स और उस फोर्स की असिस्ट करें ताकि अगर आपके पास कल किसी तरह से कोई टैक्स ऑडिट या इसमें कोई सवाल होता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट कंप्लीट हो। बट ये जो दो डॉक्यूमेंट हैं एनपीओ रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 236 अ वैलिड एग्जम्पशन, दीज आर सो फार द ओनली दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर हम कुछ ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वी एज एन एचडीएफ हमने कल ये प्लान किया है कि हम अपनी एक इंटरनल कमेटी से कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास हमारे मेंबर्स हमें शेयर करेंगे हम वहां से चेक करते हुए एक लिस्ट बनाएं कि ये हमारी नजर से और हमारे हिसाब से ऑथेंटिकेट अप्रूव चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जिनको आप लोग सप्लाई करते हुए सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो ये लेंथी प्रोसेस है बट हमने इसको इनिशिएट कर दिया है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते रहेंगे हम उसको वैलिडेट करके अपने मेंबर्स को सर्कुलेट करते रहेंगे और एक फ्रीक्वेंसी पे उस लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट वुड हैपन फॉर दिस इनपुट टैक्स जो आप इन इदारों को चार्ज नहीं करेंगे। आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि एक इदारा है वो एग्जेम्प्ट है, अब आप इसको सेल्स टैक्स सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे चार्ज नहीं कर सकते। अब वो जो इनपुट टैक्स आपने इन इदारों आपने इनपुट के टाइम पे दिया है क्या वो एडजस्टेबल है, क्या वो रिफंडेबल है, क्या वो किसी सूरत में आपको वापस मिल सकता है? नहीं। लॉ ये कहता है सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट that's allow adjustment of input tax on purchases that are used in supply of taxable goods with rule 25 as any purchase wholly used for manufacturing or supply of exempt good is inadmissible
When you say inadmissible, that means there is no way you can claim the refund. You cannot adjust. और इसकी definition क्या हुई? No provision for adjustment of input tax nor for refund of input tax against the exempt supplies. Taxable supplies, healthcare product to charitable hospital is not entitled for the input adjustment become part of the cost of the diagnostic product. आपकी कॉस्ट का पार्ट बन गया ये, आप इसको सेपरेटली इस गवर्नमेंट से ना रिफंड ले सकते हैं ना किसी और सप्लाई से एडजस्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स उस चैरिटेबल हॉस्पिटल को तो आपने चार्ज नहीं किया, लेकिन अगर आपकी बेस प्राइस वही है और आपने उस बेस प्राइस को नहीं रिवाइज किया, दैट मीन्स आप अपनी प्राइस के अंदर ही उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं. Now it depends to all members, अपनी commercial decision है कि if you are willing to continue with this one, अगर आपकी feasibility इस तरह की है कि आप उसी pricing में उनको continue कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते, but law ये कहता है कि once a charitable institute is established, आप उनको tax तो charge नहीं कर सकते. आप उनके साथ negotiate करके अपनी price revise करें, it's a commercial decision of every company, लेकिन law जो है उसकी interpretation ये है. Next slide. अच्छा, द सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल. जो हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन थी उसमें दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हाउ टू डील विद द सेल्स टैक्स ऑन द गवर्नमेंट. जी, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, THQs हैं, DHQs, इनको कोई एग्जम्पशन नहीं है एज पर लॉ. ये सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल हॉस्पिटल को एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कोई एग्जम्पशंस नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स आप इनको 18% रेट पे चार्ज करेंगे और इस पे वो लगवाएंगे. अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमसे ये क्लेम कर रहा है कि जी नहीं मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हूँ, मुझे आप टैक्स नहीं लगा सकते, दैट्स नॉट एज पर द लॉ. जो लिखा हुआ है एग्जम्पशन उस पर बड़ा क्लियरली चैरिटेबल हॉस्पिटल 50 बेड्स और मोर, उस पर किसी किस्म के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का किसी किस्म की कोई जिक्र नहीं. तो ये बड़ा क्लियर समझ लें कि लॉ ये कह रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे किसी किस्म का एग्जम्पशन नहीं है और आपको उनको टैक्स चार्ज करना है, सेपरेट लाइन आइटम. तो यहाँ वो सूरत हाल नहीं होगी कि आपने गवर्नमेंट को चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको प्राइसेस फिक्स किए हैं, आप प्राइसेस यहाँ चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ सेपरेट लाइन आइटम के तहत टैक्स चार्ज कर रहे हैं, प्राइसेस को चेंज नहीं कर रहे. तो यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेबिलिटी का है. कुछ जगहों पर गवर्नमेंट के लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन लॉ की ये इंटरप्रिटेशन है और वी हैव अ वेरी वैलिड एंड उसका रीजन है कि हम इसको चार्ज करेंगे. नेक्स्ट. अब जो तीसरा पॉइंट आता है कि जो हमारी लेबोरेटरीज हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कि ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उस पर स्टैंडर्ड रेट तो लगना ही लगना है. पॉइंट इसका ये है कि क्या फर्दर टैक्स 4% जो एडिशनल टैक्स है 22% वो लगना है या नहीं लगना. और लॉ के अंदर इसकी जो एक कंसिडरेशन दी जाती है, सेक्शन 3 तो सेल्स टैक्स एक्ट तो कहता है कि आपको टैक्सेबल सप्लाईज को अनरजिस्टर्ड पर्सन, वहां पर क्लासिफिकेशन है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड. अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो 18%, इफ यू आर अनरजिस्टर्ड देन इट्स 22%, देयर इज नो. बट एक उसके अंदर ये आता है कि अगर एंड कस्टमर है तो एंड कस्टमर को आप फर्दर टैक्स चार्ज ना करें. नाउ इन दैट केस हम अगर अपने कस्टमर बेस की बात करें, क्योंकि हम सब हेल्थ केयर प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे कस्टमर बेस प्राइवेट हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का कस्टमर वो पेशेंट है जो वहां पर आके वो टेस्टिंग कराता है. तो हमारा एंड कस्टमर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है या प्राइवेट लैब नहीं है, हमारा कस्टमर एंड कस्टमर उस प्रोडक्ट का वो है. इसके हिसाब से अगर हम इसकी करें, देन देयर आर सम केस गए हैं कोर्ट्स में और कोर्ट्स में डिसीजन आए हैं उसके अगेंस्ट के आप इसको किस तरह से चार्ज करें और किस तरह से नहीं. ये कोर्ट रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए, अगर किसी को आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा तो हमारे सेक्रेटरी के साथ इसकी रेफरेंसेस हैं, हम आपको शेयर कर देंगे कि उस रेफरेंसेस में क्या है. बट हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि टैक्स के उसमें क्या है. The end customer has not been specifically specified in the Sales Tax Act. FBR have earlier issued a clarificatory letter number 133 STP 93, जो कि 1998 में एक शुरू हुआ था, जिसके अंदर एक एक्सप्लेनेटरी लेटर आया था कि किसको फर्दर टैक्स लगना है और किसको फर्दर टैक्स नहीं लगना. और वहां पे बड़ा ये लिखा था कि सेल इज जनरली मेड टू ऑर्डिनरी कंज्यूमर फॉर हिज फाइनल कंजम्पशन and is not in the bulk and wholesale quantity. जो कि फाइनल कस्टमर है सिर्फ उस
पे आप फर्दर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जब ये लैब्स और ये दूसरी चीजें लेती हैं तो वो फाइनल कस्टमर नहीं है, फाइनल कस्टमर वो कुछ और है। And then the sale price is generally the consumer price which the general body of the retail trade charge from the general body। यहाँ पर भी जो हम प्राइस देते हैं वो एंड प्राइस नहीं है, लैब सब और उसकी प्रोडक्ट्स ही अपनी अपनी प्राइसेस है, जिसलिए हम इसको नहीं करते। और फिर एक फर्दर सर्कुलर इशू हुआ है सितंबर 2019 में, उसके अंदर भी बड़ा क्लेरिफाई किया गया है कि एंड कंज्यूमर नॉन बिजनेस में कोई भी एंड कंज्यूमर नहीं है, जो मतलब नॉन बिजनेस ही कंसिडर होंगे, बिजनेसेस में हम किसी को भी एंड कंज्यूमर नहीं ट्रीट कर सकते। दैट मीन्स वो तमाम एस्टेब्लिशमेंट जो के बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल चला रही हैं, चाहे वो लैब्स चला रही हैं, उनको हम एंड कंज्यूमर इस टर्म्स के हिसाब से नहीं रेफर कर सकते। और हमारे पास सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन रह गई, इफ दे आर रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स चार्ज देम 18%, इफ दे आर नॉट चार्ज देम 22%। दैट इज द सिंपलेस्ट वे अगर हम इसको इस तरह से देखना चाहें तो। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अगेन द कंटिन्यूएशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में ये मैटर गया हुआ था, बट उस पर जो डिसीजन आया वो यही हुआ कि ये तमाम लॉ का इंटरप्रिटेशन बिजनेसेस के लिए नहीं है, नॉन बिजनेस के लिए है। तो चूंकि ये तमाम बिजनेसेस हैं तो उस पर हम इस एंड कंज्यूमर की बहस को इसको नहीं लेके आते, हमने इसको बड़ा सिंपल ही रखते हैं, जो हम सबके लिए इजी है कि 18% और 22% जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें उनको हम चार्ज करें। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें उसका पॉइंट है 1/5 सेल्स टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपका वो एडजस्ट कर लेती हैं इनवाइसेस से। तो उस पे ये है कि जो जब 1/5 उन्होंने आपसे वो डिडक्ट कर लिया आपकी इनवाइस से, उससे पेमेंट नहीं की, तो वो आपके लिए एडजस्टेबल है। यस इट इज एडजस्टेबल। आपको अपने IRS रिटर्न में आप अपना वो अपलोड कर दें, जब वो अपना रिटर्न वहां से फाइल करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसको क्लेम कर सकें और इस 1/5 टैक्स को आप अपने पास एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो 1/5 का जो डिडक्शन है वो आप अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने, और बस वो सिर्फ ये इशू है कि वो अपने पास जिस वक्त वो आपकी डिडक्शन करें इसको वो अपने पास प्रेजेंट कर दें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आई विल ट्राई टू कवर, जो तमाम उसमें थी। आई नो मेनी क्वेश्चंस होंगे, इसको हम क्वेश्चन आंसर पैनल डिस्कशन में जरूर ले लेंगे, बट टिल टाइम आई थिंक आई हैव कवर्ड, ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एट द एंड। थैंक यू वेरी मच। ये जो सुजा है वो रॉश का माइक म्यूट कर दीजिए। शुमर आपने खासी मेरे कमर्शियल पे जाके कार्ड ले जाओ, तुम आप पता चलेगा। ये हॉस्पिटल सप्लाई का अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हॉस्पिटल सप्लाई कॉर्पोरेशन। जी जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए, बस हम आपसे सवाल लेते हैं। जिसको सवाल करना होगा वो हैंड रेज कर देगा तो हम आपको बताएंगे। सो विल हैव दिस क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर, एक तो फोन कॉल लेके आ जाए, तो उमर तशरीफ ले आए, ये चेयर्स यहाँ लगा दें सामने। और शाहान आप तशरीफ ले आइए प्लीज। मसूद भाई आप भी बैठ जाइए, बस राय का इजहार मत कीजिएगा। और इनाम आप तशरीफ ले आए प्लीज। ये हमारा एक्सपर्ट पैनल है जिन्होंने जी GST की इस टोटल क्लैरिफिकेशन के लिए इसके ऊपर खासा मेहनत से काम किया। तो आई होप कि दे शुड बी एबल टू आंसर योर टफ क्वेश्चंस। हम जूम वालों से सवाल लेने से पहले मैं यहाँ पे पूछ लूँ, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले हम बोले ना, उसके बाद फिर हम जूम पे जाएंगे। तहसीन माइक दीजिएगा डॉक्टर साहब को। आबिद भाई, जफर साहब को दे माइक, सवाल है सामने। जस्ट ए क्लेरिफिकेशन, ये बताइए कि ये अगर फर्ज करें मुझे वो इस साल नहीं चार्ज करते, अगले साल या 2 साल या 3 साल के बाद ऑडिट होता है, कब तक ये लायबिलिटी रहेगी कि वो अगर फर्ज करें मैंने नहीं चार्ज किया और उनको नहीं पता लगा, तो कितने साल तक आपको FPR जो है आपको बैक डेट में जाकर चार्ज कर सकता है? लेकिन जो प्रोविजन ऑफ लॉ है वो बात करती है कि 6 years आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, तो 6 साल तक का टाइम पीरियड है।
मतलब 6 साल तक अगर मेरा ऑडिट हो तो वो मुझे, और ऑडिट में क्या निकलेगा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ऑडिट के अंदर बेसिकली जब वो आपका सेल्स टैक्स ऑडिट खोलते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें आपकी इंपोर्ट की डिटेल यानी इनपुट आउटपुट जो भी आपने अपने रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर किया है, अपनी परचेजेस को डिक्लेयर किया है, वो पूरी रिकंसिलिएशन उसकी बनाते हैं। तो उसमें वो चेक करते हैं कि जिस पे आपने आउटपुट पे किया है उस पे क्या इनपुट पे किया था, जो आप एडजस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे डिटेल्स आपके ले रहे होते हैं। पेनल्टी है, उसके बाद डिफॉल्ट सर्च चार्ज है। पूरी बैक डेट से, जिस डेट से आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है, उस डेट ऑफ इनवॉइस से लेके जिस दिन वो चीज हाईलाइट हुई है उस दिन तक का जब ऑर्डर बनता है तो पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है, फिर डिफॉल्ट सर्च चार्ज लगता है टोटलिटी। देन वो फिर असेसमेंट ऑर्डर फाइनलाइज होके आपके पास आता है, देन आप वो भी डिमांड पे करते हैं। अच्छा, लीगल वैलिडिटी अगर हम बात करें, हॉस्पिटल से लेटर ले लें तो हॉस्पिटल तो लेटर देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी लीगल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। हाँ। हॉस्पिटल से लेटर लेने से भी आप सेफ नहीं होंगे। डेफिनेटली नॉट। हॉस्पिटल से लेटर लेने के साथ साथ आपको, जो जैसे उमर ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि जी रिक्विजिट है, इट्स अ रिक्विजिट के सब सेक्शन 36 ऑफ सेक्शन 2 के हिसाब से कमिश्नर ने उसको सर्टिफाई किया हुआ हो, उस बीइंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। साथ में पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी का सर्टिफिकेट होता है जो कि एज अ प्री रिक्विजिट है, वो सर्टिफिकेशन लेने की जो कमिश्नर देता है आपको, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर लेटर कि भाई आप एनपीओ तो हैं क्या। ये तो एक काम हो गया, आपने एनपीओ वाली कंडीशन को फुलफिल कर दिया बीइंग ए चैरिटेबल। I mean, are you operating under a bed of 50 hospitals or not more than that or more than that? अगर if it's below than that, then you're only fulfilling one prerequisite to it. अगर नहीं है तो फिर आप उसमें फॉल नहीं करेंगे, तो आपको उससे अंडरटेकिंग भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू इनाम। अच्छा इनाम, सॉरी क्योंकि काफी लोग जानते भी नहीं है, मेरा ख्याल है हम इंट्रोडक्शन भी कराते जाएं साथ में जवाब देते हुए। इनाम थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए प्लीज। अच्छा जी, मेरा नाम इनाम रहमान है। आई एम रिप्रेजेंटिंग रॉश पाकिस्तान। आई एम द लीड टैक्सेशन फॉर पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट क्लस्टर फॉर रॉश ग्रुप। ठीक है, थैंक यू इनाम जी। कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे, जो इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका? जी सर, मैं हसन बात कर रहा हूँ, हाँ। हॉस्पिटल सप्लाई कॉर्पोरेशन। आवाज आ रही है मेरी आपको? भाई 1 मिनट 2 मिनट वेट कर लीजिए, पहले मैं यहाँ के कॉल क्वेश्चंस ले लूँ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फिर मैं ओके जूम सर, वालों ओके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सर। सर 166 शेड्यूल के तहत जो हॉस्पिटल्स को हम चार्ज नहीं करें सेल टैक्स, तो वो सेल टैक्स इंपोर्ट के टाइम पे जो हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या इन एडमिसिबल सेल टैक्स के कॉलम में जाके एफवीआर आईरिस में उसको हमें एडमिट भी करना पड़ेगा या नहीं? बेसिकली ये सीरियल नंबर 7 है आईरिस का ना, तो ये बेसिकली आपका इनएडमिसिबल सेल्स टैक्स आपको इवेंचुअली सरेंडर करना पड़ेगा, जो भी आप सब्सिक्वेंट सप्लाई पे चार्ज नहीं कर पा रहे ड्यू टू एग्जेम्पशन बीइंग अवेलेबल थ्रू सीरियल नंबर 166। तो आपको उतना इनपुट जितना भी आपने पे किया अलॉन्ग विद द वैल्यू एडिशन, यू नीड टू सरेंडर इट, because it will be an unjustified carry forward in terms of input tax in your sales tax return. ठीक है, थैंक यू। एक और क्वेश्चन ये कि 1/5 ऑफ सेल टैक्स जो विद होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, अगर वो आईरिस में नहीं कर रहे हैं सब में, तो हमारे पास उसका बेनिफिट कैसे आएगा? उमर प्लीज आप अगर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इसमें जो है ना, हमने इनसे सवाल पूछा था और उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर वो अपने को इसमें इनपुट शो नहीं करते, नॉर्मली जो भी आपका जो कस्टमर है, अगर वो आपका 1/5 सेल टैक्स विदहोल्ड करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है सिस्टम में जाके और अपलोड करे। जब वो अपलोड करेगा तो आपका जो है उसमें इनपुट टैक्स में जो है ना वो शो हो जाता है। अगर वो नहीं करता तो आप खुद से जाके मैनुअली प्रोविजन मौजूद है कि आप 1/5 उससे ले सकते हैं, मगर साथ में जो उन्होंने डिडक्शन की है उसका जो है ना आप उससे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर ले लें, तो ये एडजस्टेबल है इस तरह। अच्छा, यहाँ पे आई जस्ट सेकंड टू व्हाट माय कलीग खान साहब को देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक प्रोविजन अवेलेबल है 11 शेड्यूल में सीरियल नंबर 7 में, जहाँ पे वही कहता है कि जी आप विद होल्डिंग नहीं करेंगे। किसकी नहीं करेंगे? वो कमर्शियल इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट स्टेज पे वैल्यू एडिशन डिस्चार्ज किया हुआ है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और अपनी सेल्स टैक्स इनवॉइस पे वो मेंशन कर रहे हैं, इफ दे रिक्वायर एन एविडेंस फॉर दैट, देन आई थिंक फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ लॉ आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा थ्रू योर जीडी कि यू आर अ कमर्शियल इंपोर्टर एंड यू हैव डिस्चार्ज द वैल्यू एडिशन ऑफ 3% ऑन इट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंपोर्ट।
then there will be no 1/5 deduction being applicable, lawfully applicable. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम टिल जून तक जो परचेज ऑर्डर आए हैं हमारे पास, वो जो है ना पहले इंपोर्ट पे जो है ना हम एग्जाम थे, मतलब कुछ आइटम ऐसे थे जिसपे हम टैरिफ में एग्जाम थे, मतलब उस पर ड्यूटी जो है ना 20% नहीं थी, 0% थी, किसी पे 5% थी। तो अब हम मतलब टिल 1 जुलाई से जो वो सारी एग्जाम्पशन खत्म हो गई कस्टम में ना, तो उसका हम किस तरह वो उसको इनवाइस किस तरह करेंगे, इसलिए हमारे हमारे पास इंपोर्ट बाद में हुई है, वो आइटम के परचेज ऑर्डर पहले से आए हुए हैं, तो उसको हम कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे? इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो अब आपने चूंकि सप्लाई अब आपने जुलाई में करना है, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी इस पॉइंट को कवर किया था। आपने ऑर्डर ले लिया पहले, उस वक्त आपको नहीं मालूम था कि 12 तारीख के बाद ये टैक्स लग जाएगा, तो ये वो बिजनेस डिसीजन है। या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने कस्टमर से जाके उसकी रिवाइज रीडू प्राइसिंग करवाएं, उसे रिक्वेस्ट करें कि जी इस पर ये हो गया है। अगर वो किसी वजह से आप उसको नहीं रिवाइज प्राइस करवा सकते हैं, तो फिर आपको ये अपने अपनी कॉस्ट में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेल टैक्स चार्जेबल के आप सेल टैक्स चार्जेबल के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास स्टॉक्स मौजूद था 30 जून तक, थोड़ी बात में किया है, ऑर्डर पहले मिला था, एडवांस ऑर्डर है मेरे पास, और मैंने जो है ना इंपोर्ट आफ्टर वही है जो। अच्छा, आप लोगों में से जो भी सवाल करे प्लीज अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया करें, कौन सी कंपनी से आप हैं, ताकि सबकी नॉलेज में हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, वी केयर इंटरनेशनल से। मेरा इनाम साहब से सवाल है कि जो अब कोलेस्ट्रॉल और शुगर ग्लूकोज पे सेल्स टैक्स लग गया, अब इसमें एक्सपायरी भी आती है, अब जो एक्सपायरी आएगी तो उसका सेल्स टैक्स का क्या सूरत हाल होगी, किस तरह एडजस्ट करेंगे उसको? देखिए सर, ये एक्सपायरी वाला जो है, इसके लिए तो पूरा एक सेल्स टैक्स रूल्स के अंदर प्रोविजन दी हुई है कि जो आपका स्टॉक एक्सपायर हो गया है, उसका एक प्रोसीजर है कि आपने जो भी इनपुट पे किया, दैट यू नीड टू सरेंडर बाय राइटिंग अ लेटर टू द कमिश्नर इन्फॉर्मिंग हिम दैट दीज आर द एक्सपायरीज व्हिच नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर इन्वेंटरी एज वेल इसका इनपुट भी जो सब है आपका जो सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर है, वो भी आप डिसअलाउ करवाएंगे, तो उसकी पूरी इनवॉइस वाइज डिटेल अलोंग विद द जीडी यू नीड टू इंटीमेट द कमिश्नर कि आप इसको इंसिनरेट करने जा रहे हैं, और वो वहां पे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज के इस चीज को सर्टेन कर ले। डॉक्यूमेंटेशन आप उसको इनफैक्ट इन्फॉर्म कर देंगे पहले, आप उनको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपने डिटेल तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी ना उसको प्रीएम्प्टिव मेजर में, कि आपने उसको बता दिया कि मैं इस जगह पे इस दिन एक्सपायरी, ये मेरा एक्सपायर्ड स्टॉक है, ये इसकी इंपोर्ट की डिटेल थी, ये एक्सपायर हो गया, मैं इसको जलाने जा रहा हूँ, ये इंसिनरेट करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड यू सब्सिक्वेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रॉय बीइंग डिस्ट्रॉयड। और आप अगर किसी को, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है रूल में कि वो किसी को डिप्यूट करेगा, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, इट्स अ प्रोसीजरल लैप्स फ्रॉम देयर साइड कि वो किसी को भेजते नहीं है, बट अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी प्रोसीजरल कंप्लायंस पूरी कर लेते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज। रतीक अहमद खान फ्रॉम मेडिकम एंटरप्राइजेस। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो 1/5 ऑफ द सेल्स टैक्स विदहेल्ड करने वाली बात है, तो बहुत सारे मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देते, बड़ा प्रॉब्लम है। वो आपने कहा ना कि मैनुअल एडजस्टमेंट कर लें, देयर इज नो प्रोसीजर एट ऑल, तो ये तो हमारा ठीक ठाक अमाउंट इसमें चढ़ा हुआ है। एक तो ये इशू है, इसका हम किस तरह से टेकअप करें, खास कर जो नेवी के हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं। बेसिकली देखिए, अब उनसे ही लेना होगा, अदरवाइज तो आप इसकी जो है उसको कैसे क्लेम करेंगे, तो क्योंकि ना वो आपके सिस्टम में उसको इनपुट डाल रहे हैं, ना आपके पास रिटर्न कोई चीज मौजूद है। अब ये चूंकि इंडस्ट्री का मसला होगा, और अब लाजमन एक नया एक वो आया है, तो मेरा ख्याल है अब हर कोई उनसे डिमांड करेगा, और ये सिर्फ वो तो उसी के किसी ऊपर है। वो नहीं दे रहे तो वी कैन वी टेक अप एट सम लेवल, हम जाके उनके फाइनेंस में बात देखिए, करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम एफबीआर से इस पे हम लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, तो इस पे हम कर लेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल है हम पर्ची ये बनवा कर लानी है, सही है, बिना पर्ची के लेकर नहीं आना, फिर पैसे वरना तुमसे लेंगे सारा। हम एसोसिएशन के बिहाफ पे हम भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें, एक लेटर सबमिट करा दें कि नंबर ऑफ आवर मेंबर कंपनीज आर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस एक्सप्लेनेशन व्हिच यू आर नॉट ऑफरिंग। ऑफ कोर्स हम कोशिश कर सकते हैं, तो हम अगर अब आप लोग हमें बताएंगे कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो देन विल डेवलप अ लेटर, और वो आप एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म जमा करा सकते हैं, उसका वेटेज बढ़ जाता है, और ऑफर ये होता है कि रिस्पांस आ जाता है। क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट्स ये कहते हैं कि जनाब इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो यू हैव टू ऑब्टेन, उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि इसको पोर्टल पे चढ़ाएं। अब वो एफटीएन वालों के पास ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। देखिए, ठीक ठाक हमारा जो अमाउंट डेबिट में खड़ा हुआ है, तो मुझे तो लगता है टाइम्स, मुझे लगता है हमें एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा फिर जाके उसको।
सर इसमें एज ए इंडस्ट्री कोलीग मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हाँ जो इस किस्म के बिल्कुल ये आर्मी के जितने CMHs हैं या जो भी आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इस किस्म के जितने इंस्टीट्यूट हैं, ये नॉर्मली हमें नहीं देते ऐसी कोई एडवाइस। लेकिन CMA में जब हमारा चेक बनता है डायरेक्टली अकाउंट में जरूर आ जाता है, लेकिन अगर आपका कोई बंदा CMA में कांटेक्ट में है तो वहां से इस एडवाइस की एक कॉपी निकलती है जिसमें सारी डिडक्शन मेंशन होती है। दूसरा, जब बैंक में आपके वो क्रेडिट होता है ना, तो आपके बैंक में भी वहां से एक डायरेक्टली क्रेडिट एडवाइस आती है जिसमें डिडक्शंस की डिटेल मेंशन होती है। तो हम लोगों ने अपना बीइंग एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म ये रखा हुआ है कि बैंक से या CMA से कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एडवाइसेस हमें मिल जाएं, और फिर उसके बाद वो जो मैनुअल एडजस्टमेंट का आपको आबिद भाई ने तरीका बताया वो वहां मौजूद है। अगर तो मेरे पास भी इतनी सारी हैं, CMA की, CMA की, लेकिन बात ये है कि वो पोर्टल पे नहीं चढ़। सर पोर्टल पे वो लोग नहीं चढ़ा रहे, जो कस्टमर आपके नहीं चढ़ा रहे FTN होल्डर्स, उनके लिए आपके पास मैनुअली क्लेम करने का प्रोसीजर मौजूद है। मौजूद है जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये जो 50 बेडेड वाली हॉस्पिटल की बात हो रही थी, एक जमाने में वो 200 बेडेड प्लस यूनिवर्सिटी अटैच टू द हॉस्पिटल, तो वो चीज अभी अवेलेबल है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हो जाऊँ तो सर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल वो कहता है हमें सेल्स टैक्स ना चार्ज करें, इन व्हाट कैपेसिटी वी शुड नॉट चार्ज सेल्स टैक्स टू देम। अब वो चैरिटेबल तो नहीं है सर, वो तो देखें, एक तो वो 50 बेडेड एंड अबव है ना चैरिटेबल, उसमें वो NPO का सर्टिफिकेट अपना दे रहे हैं, NPO का सर्टिफिकेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जो जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, वेदर दे आर ऑपरेटिंग एज एन एजुकेशनल और हॉस्पिटल बेस्ड या किसी भी उसमें, तो वो सारे NPO के तहत आते हैं। अब जब चैरिटेबल की हम बात करते हैं तो चैरिटेबल की जितने भी हॉस्पिटल हैं दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द चैरिटेबल एक्ट, सिंध चैरिटेबल एक्ट के तहत उनको रजिस्टर होना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट उनको लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल जो है ये सर्टिफिकेट नहीं ले रहे, तो जिसकी वजह से जो है ना क्वेश्चनेबल है। अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट पढ़े तो सेल्स टैक्स एक्ट में कहीं भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां सिर्फ चैरिटेबल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो ये डिटरमिन करना कि कौन सा हॉस्पिटल चैरिटेबल है और कौन सा नहीं है, ये एक डिफरेंट टास्क है। इस सिलसिले में हमें भी जो एडवाइस की गई है, और मैं चूंकि सेल्स टैक्स में हमारी तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स हैं तो हम पिछले काफी अर्से से दे रहे हैं, तो हमें ये एडवाइस दी गई थी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि अगर हॉस्पिटल जो है अगर एटलीस्ट वो आपको एक लेटर दे देता है, NPO का सर्टिफिकेट प्लस एक अंडरटेकिंग आपको दे देता है कि वी आर वर्किंग और ऑपरेटिंग एज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो कहीं ना कहीं जाके आपको अगर सेल्स टैक्स ऑडिट होता है तो आप वहां जाके उसको शो कर सकते हैं कि भाई हमने इस बेसिस पे उनको सप्लाई दी है। अगर कोई रिकवरी आती है, कुछ आती है, तो उसमें फिर हॉस्पिटल का लेटर आपके पास मौजूद होता है जिसमें आपकी बचत हो सकती है। और हमने अपने प्रीवियस ऑडिट्स में ये सारी चीजें, ये जो में एक्सपीरियंस हुआ है, हमने उनको शो किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया जी। हॉस्पिटल का जो अंडरटेकिंग लेटर है उसकी कोई टाइम वैलिडिटी होती है? नहीं, उसमें देखिए NPO का सर्टिफिकेट जैसे उमर साहब ने भी आपको एक्सप्लेन किया कि 1 साल से लेके 3 साल तक का वो होता है। तो बेहतर है कि अगर वो हर साल अगर ये आपको NPO दे रहे हैं तो वो साथ साथ वो लेटर भी अपना दे दें। तो उस सूरत में ये है कि कुछ आपके पास होगा, वहां पर डॉक्यूमेंट होगा जो आप एट द टाइम ऑफ ऑडिट उनको प्रूव कर सकते हैं, और हमने इसको जो है ना प्रूव करवाया है अपने 2 केसेस के अंदर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Any more questions here? Adding one question, one up with my colleague, इन्होंने मेंशन किया कि वैलिडिटी का आपने क्वेश्चन किया, इन्होंने बिल्कुल उसको राइटफुली आंसर किया। ये तब तक इंटैक्ट रहेगा लेटर जब तक कोई अमेंडमेंट लॉ में नहीं आती 6th शेड्यूल या सीरियल नंबर, स्पेसिफिक सीरियल नंबर के अगेंस्ट। That along with that supporting document which he has just mentioned, that will impact your exposure to this. Until unless के हॉस्पिटल चेंज कर ले और आपको नोटिफाई ना करे। ठीक है जी। मेरा नाम दानिश अहमद है और मैं मैक्सिम टेक्नोलॉजीज से आया हूँ। अच्छा, ये एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक तो सेल्स टैक्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जो 0.5% और 2.5% विदहोल्डिंग टैक्स की जो एक नई चीज आई है, तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में तो गालिबन नहीं होगी, लेकिन ये जो लैब्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इस पे चार्ज कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, ये जो विदहोल्डिंग टैक्स की बात हो रही है, ये बेसिकली उसमें 2 कैटेगरी इन्होंने दी है। एक कैटेगरी वो है कि जो मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर अगर डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को और होलसेलर को सप्लाई करता है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर है, तो आपको चेक करना होगा कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है और उसका स्टेटस क्या है वहां पे। तो अगर उसका स्टेटस होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर का है,
तो उस सूरत में आप 0.1% चार्ज करोगे एक्टिव टैक्स पेयर से, और अगर वो नॉन एक्टिव है तो उससे 2% चार्ज होगा। और अगर आप डायरेक्ट रिटेलर को सप्लाई कर रहे हो तो उस सूरत में जो है एक्टिव लिस्ट वालों से आप 0.5% चार्ज करेंगे, और जो नॉन एक्टिव होगा उससे 2.5% चार्ज करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल बिजनेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस। और जो प्राइवेट लैब्स हैं अच्छा, प्राइवेट लैब क्योंकि ना वो रिटेलर है और ना वो डिस्ट्रीब्यूटर है ना डीलर है, तो उस पे जो है उस पे चार्ज नहीं होगा। आसान अंडरस्टैंडिंग हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट खरीद के आगे बेच रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट एज इट इज रीसेलर हैं, जो आपके चाहे वो रिटेलर की फॉर्म में हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर की फॉर्म में हो, उनके आपने ये एडिशनल जो है विदहोल्डिंग टैक्स आपने उनको चार्ज करना है। अच्छा, एक्चुअली ये एडवांस टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स हम कह रहे हैं इसको। दिस इज एन एडवांस टैक्स कलेक्टेड, दिस इज नॉट अ विदहोल्डिंग टैक्स। ये जो भी आपको चार्ज करेगा वो आपको सब्सिक्वेंट सबमिशन के बाद आपका टैक्स चालान देगा। आप अपने एडवांस टैक्स की जब टोटली लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट क्लेम करेंगे बेस्ड ऑन द डिडक्शन दैट हैज बीन मेड बाय योर सप्लायर। तो ये दिस इज एन एडवांस टैक्स, दिस इज नॉट अ विदहोल्डिंग टैक्स। मोहम्मद उमर मार्टिंडो। मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूं कि जब आप जो है ना, ये आपने उनसे चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कराना है, और ये सेल टैक्स इनवॉइस जब आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना इंक्लूडिंग सेल टैक्स, उसके ऊपर चार्ज होगा। जी, मोहम्मद उमर मार्टिंडो स्पेशलिटीज। सर मेरा ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए सवाल है कि जो एनपीओ नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसके हम सेल्स टैक्स इनवॉइस कैसे, क्या उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, जबकि बाय लॉ वो एग्जेम्प्ट नहीं है जब तक कि एनपीओ नहीं देता, तो उसकी सेल्स टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे? उस पर तो हमें 18% चार्ज करना होगा। बिल्कुल चार्ज करना होगा आपको। बिल्कुल अगर चार्ज करते हैं तो वो एग्री नहीं करते हैं, कि वो कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज मैंने मेंशन किया 6 शेड्यूल में जो एग्जामिशन है वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए है, गवर्नमेंट के लिए कोई एग्जामिशन। बिल्कुल एग्री, लेकिन एक जर्नल जो वो है कि गवर्नमेंट, जैसे हमारे सेल्स के लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम पे अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, वो फिर जैसे आपने बताया कि उसके लिए हम उनसे सर्टिफिकेट ले लें, जब सर्टिफिकेट लेके आते हैं फिर सेल्स टैक्स इनवॉइस जब हम बनाएंगे तो उस पे 18% हम जीरो नहीं कर सकते। जी 18% तो चार्ज होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने ये डिस्कस किया बहुत ज्यादा कि क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट वो आपसे कहते हैं कि नहीं हम सेल टैक्स, आप अगर सप्लाई कर भी दें सेल टैक्स इनवाइस तो पता चले एजी में जब जाएगा बिल तो उस वक्त ऑब्जेक्शन लगा के वो आपको लंबी पेमेंट्स फंसा देंगे। तो उस पर वी हैव लॉन्ग डिस्कशन यस्टरडे। हमने ये प्लान किया कि आप जो इंस्टीट्यूशन, सबसे कह रहा हूँ जो हमारे पास जूम पर भी हैं, इन सब से आप वो लेटर लिख रहे हैं, उनसे उन्हें लिख के बताएं, ये पूछिए उनसे कि जी आपके साथ अब हमारे पास ये सेल टैक्स लग गया 1 जुलाई से, तो वी विल चार्ज इट। फिर अगर वो जवाब आपको लिख के देते हैं तो वो जवाब हमें चाहिए, क्योंकि देन वी हैव टू गो टू द कोर्ट। इसके अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन हमें ये सब जवाब चाहिए पहले सरकारी अस्पतालों से कि जी हम आप हमसे आप चार्ज ना करें। तो दिस इज आप एक रिक्वेस्ट थी मेरी तमाम लोगों से कि ये जरूर शुरू कर दें और जितने लेटर जमा हो जाए वो तहसील के पास भेज दें। राइट, आपके ही सवाल को मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूंगा। हमारे साथ ये प्रीवियसली हो चुका है, हमने गवर्नमेंट को सप्लाई दी थी और उन्होंने हमसे कहा कि चार्ज नहीं होगा, अगर आपने सेल टैक्स इनवॉइस पर लिख के दिया तो हम उसको डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करेंगे। उस सूरत, ठीक है, उस सूरत में हमने उनसे चार्ज नहीं किया, ठीक है, पेमेंट हमें हो गई। 2 साल बाद हमें रिकवरी का लेटर आ गया कि जनाब इस पे सेल टैक्स आपने चार्ज क्यों नहीं किया। और जैसा उमर ने अपने उसमें बताया कि ये आपकी लायबिलिटी है कि आपने इस टैक्स को जमा कराना है, ये जो सप्लाई की लायबिलिटी नहीं है, आपकी लायबिलिटी है। तो उस सूरत में जो उन्होंने हमें रिकवरी का लेटर दिया तो वो फिर हमें उनको पे करना पड़ा। इसके 2 साल बाद हमने पे किया उसको, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जी ये, उसमें सिर्फ हमने ये कहा, और उसमें जो थोड़ा सा ये हो गया था कि हमने उसे जो उस पर पेनल्टी वगैरह थी, जो सरचार्ज था, वो हमने फिर माइनस करवा लिया था। और फिर हमने उनसे कहा कि देखिए इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, और हमने उनको लेटर लिख के उनसे रिक्वेस्ट की थी, ये चार्जेबल है, आपके डिपार्टमेंट ने नहीं माना था। इस सूरत में उन्होंने हमको सिर्फ इतनी रियायत दी कि ठीक है आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दें, और वो हमें पे करना पड़ा था।
तो सर इसको हम condition- कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं, नहीं, कॉस्ट इसको का आप- पार्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि पार्ट हमें क्यों बना रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे पेरेंट्स कर रहा हूँ, अगर आपने चार्ज नहीं किया तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो आप उसको क्यों चार्ज नहीं कर रहे? आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं? आप उनसे रजिस्ट करें गवर्नमेंट के उस पर, आप सप्लाई ना करें। और किसी देयर इज नो वे कि वो अगर आपसे कोई लीगल या कुछ करते हैं तो इस पर कोर्ट पे हम पूरे स्टैंड लेके जा सकते हैं, क्योंकि कानून जो है ना उसकी पासदारी सब पर फर्ज है। अगर हम एक कानून है जो ये कह रहा है कि सेल्स टैक्स चार्ज करें, और अगर गवर्नमेंट का कोई जो भी स्टाफ है वो अगर इस बात को नहीं समझ रहा तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि जी टैक्स लगना है और टैक्स के बगैर हम इसको नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है, ये इंडस्ट्री पूरी यानी सब इसके लिए स्टेप लेंगे तो ये हो सकता है पॉइंट। बिल्कुल, इसीलिए तो देखिए आज का मकसद भी यही था और उसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं और आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज तक ये कस्टमर्स के हमें ये एक्सप्लेनेशन दें। थैंक यू सर। जूम हाँ, मैं जूम पे जा रहा हूँ। एक सवाल ये हाँ चीज बता जी जी, 2-3 क्वेश्चन एक ऊपर भी है और ये 2 सवाल यहाँ पर भी है। जूम वाले सारे लोग खासे तामुल से बैठे हुए हैं तो उनकी भी बारी आनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाकीबुल्ला बायोमेडिक से। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है हम उनके साथ भी फाइट कर रहे हैं। हमें वो एक अंडरटेकिंग इशू कर देते हैं और इस पे वो अगेन यही फाइट कर रहे हैं कि हमें आप चार्ज नहीं करें। अभी रिसेंटली एक अंडरटेकिंग और मौसूल हुई है हमें, उसमें नथिंग एल्स, कोई चैरिटी का नहीं मेंशन, कोई एनपीओ का मेंशन नहीं है, सिर्फ 50 बेड का मेंशन है। वो गवर्नमेंट ऑफिस आप बताइए, नाम बताइए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो एनआईसीबीडी का सक्खर का होता है वो सिंध इंस्टीट्यूट का था। एनआईसीबीडी ये भी यही क्लेम कर रहे हैं। उन पे चार्ज होगा, मैं आपको बताऊं, उसको आपको 18% चार्ज करना होगा। और मैंने इसलिए आपसे जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा आपको और सरकारी लोगों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल हमसे यही बात की कि फिर इसका सोल्यूशन बताइए सर। तो इसका सोल्यूशन ओनली कि हम फिर कोर्ट में जाके वहां से ये फैसला लें कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये टैक्स लगाया और ये लोग गवर्नमेंट के ही इदारे जो है वो टैक्स नहीं दे रहे। जिसने मसूद ने बात की, कोर्ट में जाने के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर के लिए भी हमें प्रूफ चाहिए, हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि अब आप उनको लिखेंगे कि जी इस पर टैक्स होगा, वो आपको मना, वो सारी के बेसिस पर ही, डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही हम कोर्ट में जा सकते हैं। जी उमर साहब, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन करना था कि हमें वो क्या मटेरियल उनसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, लेटर के अंदर क्या लिखवाना चाहिए उनसे कि वो उसको अंडरटेकिंग देके वो सिर्फ इसको विड्रॉ कर जाते हैं। अंडरटेकिंग इज जस्ट उनका आंसर है, एक अंडरटेकिंग कहें तो मैं भी सेंड कर दूंगा, बट क्वेश्चन इज जब आप लोगों को चीज अगर लीगल वे में कोर्ट के लिए चाहिए तो वो मटेरियल आप गाइड कर सके, हमें बताएं कि क्या लिखवाना चाहिए। देखिए इसमें ये वाले जो केसेस आ रहे हैं, देखिए आज की इस सेमिनार का मकसद तो ये था कि सारी इंडस्ट्री जो अलाइन हो जाए, तो एक क्लैरिटी हो जाए, ताकि ये ना हो कि जिस तरह आपको किसी ने एक एफिडेविट दे दिया या अंडरटेकिंग दे दी, अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया मिसाल बात पे। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें पता चल गया कि जो भी गवर्नमेंट वाले इदारे हैं जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, उनके कहने से नहीं होता, वी हैव टू चार्ज सेल्स टैक्स। एक बात तो है, अगर वो ऐसा कुछ भी चीज लिख के दे रहे हैं तो हमारे साथ शेयर करें, जनरल सेक्रेटरी के साथ शेयर करें, हम उसको डेटा कंपाइल करके देन वी कैन, जिस तरह बात हुई, वी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल एंड फाइल अ केस टू इंश्योर, ताकि आप लोग भी प्रोटेक्टेड रहें और हम लॉ के हिसाब से लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसके लिए आपको एसोसिएशन से, देखिए होता हो ही रहा है और ये काफी सालों से होता है कि हम खुद से भी अप्रोच नहीं करते एसोसिएशन को। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अप्रोच करेंगे जी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये जगह पे ये लीगल इश्यूज आ रहे हैं, इसको आप हमें बताएंगे तो हम उसको इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर सकेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं हम लोग। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है वो नॉर्मली उनका एनटीएन की जगह एफटीएन नंबर होता है इनका, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ लें कि जो एफटीएन वाले जितने इदारे हैं वो सारे आपके, उन पे जीएसटी तो एप्लीकेबल है ही। और उसकी एक एक्सप्लेनेशन आपके पास ये भी है कि अभी 2-3 साल पहले ये सारी जो एग्जाम्पशंस थी ये 52A और 52B में थी, और उस वक्त उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बाकायदा डिफाइन था। अब ये बाकायदा उस क्लॉज को ओमिट करके 166 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इस एग्जाम्पशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ऑफ 50 बेड्स और मोर। तो ये आपके पास एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। और जहां तक एसोसिएशन की बिहाफ पे बात है, तो अगर आप में से, जैसे आपका केस SICVT का है, अगर आप आपको वहां पे एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर चाहिए, आप हमारे सेक्रेटरी जनरल को अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको HDAP का एक लेटर देंगे, उसके साथ आप अपना लेटर लगा के जमा करवाएं। ऑफिशियल जो आपके पास रिस्पांस अगर डिनाइल का आता है तो देन दैट विल बी अ टूल फॉर अस टू गो फर्दर इन प्रोसेसिंग दिस केस। ठीक है, एक सवाल ले लें हम, उसके बाद हमें जूम पे जाना पड़ेगा और फिर हम वापस आ जाएंगे दोबारा। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशाल पीरजादा है लैब सर से। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सच अ नाइस गैदरिंग। मेरा सवाल टैक्स से रिलेटेड कम है और इस सारी जो कॉम्प्लिकेशन है उसके पीछे या उसके परसूट में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, दैट्स मोर ऑफ माय कंसर्न। क्योंकि आई मीन ये तो फॉर्मेलिटीज हैं कि सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है, वो हम सबके पास आ चुके हैं। हम सब ने अपना पर्सपेक्टिव अपने कस्टमर्स को बता दिया है, ईमेल कर दिया है, और वो ये बहस शुरू हो चुकी है कि जी हम एग्जेम्प्टेड हैं या हम नहीं है। लेकिन जैसे जब एक मीटिंग हुई थी जूम पे इसके हवाले से, तो उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी कि फॉर एग्जांपल जो टैक्स रिटर्न है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन डायरेक्टली हमें उससे कोई फायदा नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा है कि इनको हम कैसे परसू करें, क्योंकि मोस्टली हमारी इंडस्ट्री भी सेम है। अब सॉरी, मुझे लगा शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं इसलिए मैं चुप हो गया। अच्छा, तो बहरहाल मेरा सवाल ये है कि हमारे कस्टमर्स भी यही हैं कराची में, जैसे लियाकत का किसी ने जिक्र किया, आगा खान है, SIUT है, टेंडर्स हो रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं। ये कॉम्प्लिकेशन हम कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि टैक्स मिलेगा तो नहीं, अगर कोई वाकई एग्जेम्प्टेड भी हो तो क्या हम वाकई उनसे चार्ज नहीं करेंगे या हम अपनी कॉस्ट में डालें और एज ए इंडस्ट्री हम इसको कोई हल निकालें? थैंक यू। यार इस पे हमने काफी, मेरा ख्याल है कोई 2-3 मीटिंग्स की तमाम जो IVD के भी मोस्टली सप्लायर्स से, एंड वी हैव अ कंसेंसस के डेफिनेटली ये पार्ट ऑफ प्राइस बनाना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई हल नहीं है। उसमें हमने एक मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से लेटर्स जो है ना वो सबमिट कराने शुरू कर दिए हैं HDAP की तरफ से। आई थिंक 3 या 4 आ गए, जिसमें शौकत खानम, आगा खान और वो क्या कहते हैं डाओ के लेटर हमें रिसीव होके आ गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे और लेटर्स भी जमा हो जाएं, जिसमें हमने क्लियरली इंडिकेट किया उनको कि भाई आप लोगों पे सेल टैक्स चार्ज नहीं हो सकता 0%, बट एज एन इम्पोर्टर हमें 18 + 3 21 और वो ओवरऑल इम्पैक्ट 23.5% का लग रहा है, तो हम प्राइस इसको बढ़ाएंगे। तो वी हैव कैलकुलेटेड, उसको पूरा प्रॉपरली कैलकुलेशन की है, क्योंकि जब आप इम्पोर्ट पे टैक्स दे रहे होते हैं और सेल कर रहे हैं तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट लग रहा है हमें वो 15% मिनिमम जो है वो इम्पैक्ट आएगा आपकी प्राइस इंक्रीज पे, तो 15 to 18। तो हम अपने तमाम इन ऐसे इदारों से कह रहे हैं कि जी हमें कम से कम 15% प्राइस इंक्रीज दी जाए, और फिर साथ साथ हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि अब आप अपना भी पोजीशन देख लीजिए कि कितनी आप लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइस बढ़ाने की। बट ओवरऑल एक चीज तो क्लियर कट हमारे साथ सबकी तकरीबन वो है, उसके ऊपर सबकी राय ये है कि हम एटलीस्ट 2 फिगर्स 10% से लेकर 15% तक की प्राइस, और कोई भी, हमारी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी ये है कि कोई इससे कम में एटलीस्ट मत जाइए, ठीक है? तो मिनिमम 15 कोशिश करें, और अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे, लेकिन 10% से नीचे कभी भी ना आइए। तो दिस इज आवर प्लान, और तमाम लोगों से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक तहसीन बाद में ये सबको भेज भी देंगे, जो जो हमने लेटर्स जमा करवा दिए। और आज पर्टिकुलरली मैं आगा खान गया भी था और उनको भी ये मैं लेटर जमा करवा के आया हूँ HDAP की तरफ से। This is for exempted supplies, huh? दिस इज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। वो लोग जो एग्जेम्प्टेड हैं, देखें प्राइवेट है वो तो सिंपल आपको 18% लगा देना है, जो नॉन GST है उस पर 18+4 लगा देना है। बात हो रही है पर्टिकुलरली वो हॉस्पिटल्स जो लियाकत नेशनल, इंडस, आगा खान, SIUT जिसकी आप बात करें, जिसमें प्राइस आपको बिल्ट इन करनी है। तो आप सबसे दरखास्त ये है कि एटलीस्ट उसको, हमने तमाम कैलकुलेशन की है, ये हमारे कोलीग भी आ गए हैं, कि 15% का मिनिमम इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं, थैंक यू, बस यही पता करना था, क्योंकि हमने तो इनिशिएट किया है, लेकिन हमें, आपको पता है, एक इसमें एक एंगल वो भी है, मैं वो भी क्लियर करना चाह रहा था कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि हम लोग को तो एक साथ चलना है, क्योंकि कस्टमर फिर शायद वो थोड़ा प्ले भी करेंगे, तो वो प्ले कर रहे हैं कि जी आप नहीं ले रहे हैं, फलाने राजी हैं, तो ये सिक्योर करना पड़ेगा। विशाल, हमने इसीलिए ये किया कि आपको भी ये अंदाजा है कि IVD के बिजनेस में पर्टिकुलरली 8-10 बड़े प्लेयर्स हैं और जिनके इर्द गिर्द पूरी इंडस्ट्री घूम रही होती है। इसलिए देखिए ये रोश के यहाँ बैठे में पर्टिकुलरली शुजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये नजर आ रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो तमाम जितने बड़ी कंपनीज हैं उसमें रोश भी, एबट भी, हुरा भी, जिसको आप मल्टीनेशनल कह लीजिए या लोकल कह लीजिए, इन तमाम का एक कंसेंसस है कि दिस शुड बी द मिनिमम प्राइस इंक्रीज। तो आप वो लिखिए, HDAP से लेटर ले लीजिए, आपको SIUT का लेटर चाहिए, तहसीन आपको बना देगा, आप फिर वो रिसीविंग कॉपी हमें भेज दीजिए आप,
तो हमने 3-4 इंडस्ट्री से ले लिए, बाकी आप जिस चीज के लेटर चाहिए तहसील से कहिए, आपको मिल जाएंगे। तो Thank you, स्टांस आ जाएगा कि HDAP हैज दिस स्टांस, तो आप वो लेटर फिर अपना पर्टिकुलर लेटर साथ जमा करवा के और इंस्टीट्यूशन में जमा करवाएं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, मेरे ख्याल है हम जूम पे जो लोग हैं हम वापस आ जाते हैं, मेरे ख्याल है तो जूम पे ले लें फिर हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि बेचारे बहुत सब्र से वेट कर रहे हैं। आप सबसे पहले मेरे ख्याल है हॉस्पिटल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जो साहब जी थे सर, वो अपना इंट्रोडक्शन करा बिस्मिल्लाह। कि आप सवाल। सर, माय नेम इज़ हसन एंड आई एम डिप्टी मैनेजर फाइनेंस। सर, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस तरह आपने बताया कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं आता और ये एंड यूज़र भी नहीं है, तो क्या इस पर 18% GST अप्लाई होगा या 22% अप्लाई होगा? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनेक्जर ऐप जो हम फाइल करते हैं, जो कि कैरीड फॉरवर्ड के लिए होता है, तो जितना जितना भी स्टॉक हमारा 30 जून तक एग्जेम्प्टेड था, अगर वो टैक्सेबल हो गया 1 जुलाई को, तो ओपनिंग बैलेंस में हम उसको किस तरह से शो करेंगे? क्योंकि 30 जून में हमने उसको एज अ टैक्सेबल स्टॉक शो नहीं किया था। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपको जी, मेरा नाम वजाहत है, मैं ईबा से ताल्लुक है मेरा। देखें, एक तो सबसे पहले मैं एनाइजर एफ के बारे में कह दूं। एनाइजर एफ जो है वो स्टॉक के लिए नहीं होता, बहुत क्लियर कट बता दूं। स्टॉक के लिए एनाइजर जे होता है और वो स्पेसिफाइड सेक्टर्स के लिए है, वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है और आई थिंक हॉस्पिटल्स के लिए भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो ये होता है हमेशा कंफ्यूजन अक्सर, ठीक है, वो एनाइजर एफ को जो है ना वो वैल्यू एडिशन सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर के एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसलिए वहां पे आप चाहें कि मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे रिलेटेड स्टॉक जो है अपना कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स वहां मेंशन है, ये गलत चीज है, ये गलत प्रैक्टिस है, इससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने आपसे कहा कि आपको जब सप्लाई होगी, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई होगी, तो उसके अंदर फर्दर टैक्स से एक्सक्लूड होगा कि नहीं होगा। फर्दर टैक्स से एक्सक्लूजन जो है ना वो सेमी गवर्नमेंट एंटिटी है, तो फिर आप फर्दर टैक्स से एक्सक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी की बुनियाद के ऊपर, अदरवाइज जो है वो कोई और हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट नहीं है, उसके ऊपर जो है जो चैरिटेबल भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर SRO 648 है, उसके अंदर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं तो उनके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है और सर, थैंक यू सर। एक- मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि लियाकत नेशनल में अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है। इसमें आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि लियाकत नेशनल पे सेल्स टैक्स चार्ज होना है या नहीं होना 1 जुलाई से, 18% या 22%, और एप्लीकेबल है या नहीं? देंगे स्पेसिफिक केसेस तो ये बता सकेंगे आपको, जिनके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी वही बताएंगे। भाई लियाकत नेशनल से मेरी भी अभी 2-3 दिन पहले भी बातचीत हुई है, हमने भी उनकी सप्लाईज होल्ड की हुई थी। इश्यू ये है कि वो उनके पास अभी NPO सर्टिफिकेट जो है जो पिछले साल का अवेलेबल था, इस साल का नहीं आया है। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि वो आ जाएगा, 1-आध महीने का चले प्रोविजन है तो हम कर सकते हैं। सेकंड जो इशू है, जैसे मैंने आपसे कहा कि चैरिटेबल हॉस्पिटल के तहत 50 बेड वो डेफिनेटली है, ठीक है, वो दे सकते हैं। मगर जो चैरिटेबल का है उसके लिए मैंने आपसे कहा ना कि सिंध चैरिटेबल जो एक्ट है उसके तहत उनको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, वो उन्होंने कराई नहीं है और ना वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो उस सूरत में उसूली तौर पे तो हमें चार्ज करना चाहिए ना, वो अंडरटेकिंग भी देने पे रवादार नहीं है कि हम कोई अंडरटेकिंग भी नहीं देंगे। और वही बात होती है जैसे इन्होंने फिरोजा साहब ने भी कहा कि वो अगर हम उनसे कोई कहते हैं तो कहते हैं जी आप मांग रहे हैं, दूसरे लोग तो नहीं मांग रहे, तो इस वजह से फिर हमें भी बात चीजों पे बैकआउट होना पड़ता है। तो बात यह है कि एज ए इंडस्ट्री अगर हम जाते हैं या अगर हम कोई, मेरा ख्याल है FBR की कोई क्लैरिफिकेशन फर्दर ले लेते हैं, तो उस सूरत में ये होगा कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और मैं अपने टीम से ये कहूंगा कि हमें एक कोशिश ये करनी चाहिए कि FBR से हम कम्युनिकेशन करके और कोई इस तरह का एक स्टैब्लिश कर लें, क्योंकि FBR में जो सिर्फ और सिर्फ इस मामले में सिर्फ हम ही लोग जो है ना जो मेडिकल सप्लाईज दे रहे हैं उसके स्पेसिफिक इश्यूज हैं, अदर लोगों के इतने इश्यूज नहीं है। तो ये दैट्स द ओनली वे आउट, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर हाँ, अगर वो अंडरटेकिंग दे देते हैं तो उसमें फिर हमारे पास एक प्रोविजन आ जाता है, अगर कोई ऑडिट आता है, कुछ आता है, तो हम फिर उसमें उनको ये शो कर सकते हैं कि देखिए जी उनका ये NPO सर्टिफिकेट भी है प्लस अंडरटेकिंग भी है। एक आपके लिए ग्राउंड मैं जरा ऐड करूं, देखें बात यह है कि लियाकत नेशनल के केस में IVD पे तो अब लगा ना टैक्सेस। आप सिर्फ ये देखिए पहले कि जो मेडिकल डिवाइसेस जिन पे ऑलरेडी टैक्सेस था, और बहुत सारे लोग हैं जो ये इसमें डील करते थे और वो 0% पे वहां पे चार्ज नहीं कर रहे थे, नॉट फ्रॉम टुडे, वो सालों से चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो इट्स मीन्स के लियाकत नेशनल
पर्टिकुलरली इस सेंस में 0% उस पे आता है। वो ठीक है आबिद की बात कि वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पूरी जो मेडिकल डिवाइसेज हैं जिसपे इवन वेंटिलेटर्स हो, पंप हो, कुछ भी हो, वो 0% पे वहां जाते हैं। तो पार्ट ऑफ आप प्राइस बना के उनको 0% चार्ज करेंगे मेरे हिसाब से। दिस इज रियलिटी एक्चुअली। ठीक है सर। सर अभी जो मैंने एनएचआरएफ के बारे में क्वेश्चन किया था, जो उन्होंने बताया कि ये स्टॉक के हवाले से नहीं होता, ये वैल्यू एडिशन के हवाले से होता है। तो फिर भी अगर जो भी हमारा टैक्स था, जो 30 जून में हमने उसको कुछ भी शो नहीं किया था, अगर वो सारा स्टॉक टैक्सेबल हो जाता है, तो वैल्यू एडिशन एनएचआरएफ के अंदर हम उसको किस तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं? एक तो आप ही बताएं कि आपने कमर्शियल इंपोर्ट करी है या आप सेल कर रहे हैं? हम बेसिकली कमर्शियल इंपोर्टर हैं। आपने कमर्शियल इंपोर्ट की है तो देखें बेसिकली जो वहां पे एनआईजीआरएफ के अंदर जो वैल्यू एडिशन का अमाउंट है, एज पर लॉ जो है वो उसकी बाइफिकेशन, अगर मैं क्योंकि बहुत टेक्निकल बात हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस लेमन लैंग्वेज में समझा दूं कि जो भी आपका अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स होता है उसकी बाइफिकेशन होती है। कौन सा इनपुट टैक्स जो आपके कमर्शियल इंपोर्ट के वैल्यू एडिड अमाउंट जो 3% है उससे पर्टेन करता है, और कौन सा ऐसा इनपुट टैक्स अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स है जो अदर देन वैल्यू एडिड से पर्टेन करता है। तो वो एनआईजीआरएफ में जो फिगर आती है वो सिर्फ वही फिगर आती है जो आपकी वैल्यू एडिड टैक्स आपने पेमेंट की होती है इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, और उसको अनएडजस्टेड है। जो 30 जून से पहले आपने इंपोर्ट किया होगा तो उस पर पेमेंट ही नहीं की होगी, तो फिर वो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत वही शुक्रिया सर। अप्लाई करेगा ये। ठीक है जी। आप जूम पे जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनमें से किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी मेरा एक सवाल ये है। हेलो ये जी, अपना अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई। हेलो जी शकील भाई बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये इन्होंने कहा है कि 30 जून को जो हमारे पास स्टॉक रहा और वो हमने 0% इम्पोर्ट किया है, तो मेरे हिसाब से तो 1 जुलाई को तो ऑटोमेटिक सेल टैक्स उसमें लागू हो गया। तो जी इनसे बिल्कुल हो पूछा गया। जाए जी जी तो ये कैसे कह रहे हैं कि वो 0 ही रहेगा? नहीं नहीं, उसका इनपुट की वो बात करें, चलिए दोबारा। अच्छा इनपुट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसकी भी तो वजाहत कर देना कि जो पहले अगर 30 जून से पहले अगर आपने इंपोर्ट कर ली है लेकिन वो अभी तक सोल्ड इन्वेंट्री के अंदर पड़ा हुआ है, तो जो 30 जून से पहले इंपोर्ट कर लिए चूंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं पेमेंट की तो वैल्यू एडिशन भी नहीं पेमेंट की ना आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं की, लेकिन 1 जुलाई में तो टैक्स जमा करना पड़ा ना 18%। जी 18% वो सेल के ऊपर है, वो तो आपको देना ही देना है। बस ये पूछ रहा था क्योंकि बहुत जी, से लोग इस thank you। बारे में थोड़े कंफ्यूज है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी तारुफ करा दी, कहाँ से किस कंपनी से है और फिर सवाल कर लें। जी मोहम्मद राशिद मुल्तान से बोल रहा हूँ, अलीजान इंटरप्राइजेस। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अच्छा ये अलखिदमत के हवाले से पूछना है कि ये एमपीओ और एनजीओ सेम है? देखें अलखिदमत का भी एक, जिस तरह लियाकत नेशनल का बहुत तस्करा हुआ है, अलखिदमत भी एक उन्हीं इदारों में से है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं जो तो उसमें उनका जो हॉस्पिटल्स है वो बिल्कुल उसमें आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो उनकी लैब्स हैं वो उसमें नहीं है क्योंकि वो मिनिमम एक चार्ज कर भी रही हैं, तो इसलिए लैब्स पर तो सेल टैक्स लग रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल के सप्लाईज हैं उस पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। देखिए मैं थोड़ा सा लेकिन इसमें वो फोर्स कर रहे कि हैं, दो कंडीशन है, दो कंडीशन देखनी। पहली कंडीशन जो है वो चैरिटेबल की है और दूसरी कंडीशन है 50 बेड की। अगर वो चैरिटेबल है और वहां पर बेड नहीं है, जैसे लैब हो सकता है, जैसे आपने खिदमत का जिक्र किया, या हो सकता है जेडीसी भी एक इदारा है, तो उसके बाद बेड अगर नहीं है, या डायलिसिस सेंटर होते हैं तो डायलिसिस सेंटर सर्विसेज दे रहे हैं, उनके पास बेड्स नहीं है वहां पे, अगर वो बेड नहीं होंगे तो फिर मसला होगा। 50 बेड होना भी शर्त है, ये दोनों कंडीशन। लैब इज अ पार्ट ऑफ द आगा खान नेटवर्क ना, लैब इज अ नेटवर्क। इसी तरह लियाकत का भी जो लैब है वो नॉन। यस आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये। एक आबी साहब आप बता रहे थे प्लीज, ये अलखिदमत है जो 50 जी, बेड्स किसी के और अलावा को जो भी- बता रहे थे आबी साहब। सर देखिए, अगर जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर तो वो उन्होंने अपने आप को एज अ होल रजिस्टर कराया हुआ है विद इन द सेम अम्ब्रेला, तो हो सकता है वो उसकी सप्लाईज वगैरह उस पर वो नेटवर्क उस पर ले रहे हैं, तो शायद वहां तो अपना कोई बेनिफिट वो ले लें।
अदरवाइज अगर वो इंडिविजुअल एज ए लैब इंडिविजुअल कराया हुआ है तो वहां उनके लिए मुश्किलात आ सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि वो सप्लाईज किस पे ले रहे हैं और कहाँ पे उनका वो हो रहा है। इंडिविजुअल लैब के ऊपर जिसमें कोई बेड नहीं है, वो अगर चैरिटेबल भी है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें 18+4% सेल टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, इनके जी, राणा साहब, रजिस्ट्रेशन है 2/36 सेक्शन के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मैं क्लेरिफाई कर दूं। जैसे उन्होंने कहा कि 2 कंडीशन है, इसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर अंदाज से मैं बोलूं तो ये 3 कंडीशंस हैं, चैरिटेबल, हॉस्पिटल एंड 50 बेड। देखिए, इसमें कंफ्यूजन हमेशा सेल्स टैक्स के केस के अंदर थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखी जाती है, क्योंकि मेरा टैक्स नहीं होता, मुझे आगे से लेके देना होता है। अगर मैंने आगे से कलेक्ट नहीं किया तो फिर अल्टीमेटली मैंने अपनी जेब से देना पड़ जाएगा, आज से 3 साल बाद 4 साल के बाद, जो मुझे हिट पड़ जाएगी। अब जैसे अलखिदमत की मिसाल ली आपने, अगर अलखिदमत ने वेलफेयर ने परचेजेस किए हैं, अब अलखिदमत वेलफेयर के बहुत सारे काम है, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, तो हाउ डू आई नो कि अलखिदमत हॉस्पिटल ये ले रहा है वो किधर यूज करने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा विजिलेंट रहने की बात करूंगा आपके लिए, बाकी जो है अलखिदमत जितनी चीजें दे सकता है वो दे दे। थोड़ा सा विजिलेंट रहने के लिए बात करूंगा कि अलखिदमत वेलफेयर अगर परचेज कर रहा है तो एक कंफ्यूजन जरूर रहेगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ये बोलेगा आपको कैसे पता लगा ये हॉस्पिटल यूज करने जा रहा है। मैंने तीसरी कंडीशन बताई ना, चैरिटेबल, हॉस्पिटल एंड 50 बेड्स। चैरिटेबल भी है, 50 बेड्स भी है, हॉस्पिटल है भी कि नहीं है, आई डोंट नो किधर जा रहा है यूज करने के लिए। तो ये कंफ्यूजन रहेगी जरूर। तो इस चीज के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर ये होगा या तो वो किसी हॉस्पिटल के जरिए से आपको ऑर्डर भिजवाएं, आपको जो कोटेशन आए, जो भी आपको पीओ आए, जो भी चीजें आए वो हॉस्पिटल से आए, फिर तो मैं अपने आप को सेव कर लूंगा। अगर उसके वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आया तो फिर मुश्किल हो जाएगी जरूर मुझे। जी ठीक है, राणा साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे? कैसे, ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कुछ जो अमाउंट ड्यू है आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर प्रीवियस जो बिफोर 30 जून ड्यू हैं, उनकी पेमेंट्स आपको इस साल में आएंगी। जब आपके अकाउंट में हिट करेंगी तो जाहिर है आपकी अकाउंट स्टेटमेंट जो है सेल टैक्स के लिए यूज होगी, तो उस अमाउंट के लिए सेल टैक्स की क्या प्रोविजन होगी? जी, सेल्स टैक्स अप्लाई करता है जब सप्लाई होती है, रिसीट की बेसिस पे नहीं हो सकता। मुझे तो कभी कभार 1 साल तक पेमेंट रिसीव नहीं होती है, तो इट डजेंट मैटर। जब आपके सेक्शन में लिखा हुआ है कि जब टाइम ऑफ सप्लाई होगी उस वक्त का रेट एप्लीकेबल होगा। ये जैसे इन्होंने बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई है अनटिल अनलेस नोटिफाइड बाय एनी एसआरओ कि वो उसकी एप्लीकेशन को रिट्रोस्पेक्टिव हो जाए, तो वो एक डिफरेंट केस है। नॉर्मली हमने एसआरओ एडीटी के बाद 2007 में इससे अभी कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होते हुए सेल्स टैक्स में नहीं देखी जिसकी एडवर्स इम्प्लीकेशन आए विद सेल्स टैक्स रेट। तो कुछ गवर्नमेंट के अदारे ये कह रहे हैं कि जी आपको री इनवाइसिंग करनी पड़ेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ हमें नोटिफाई किया है कि जी आपको जो इनवाइसेस आपकी ड्यू हैं उनको री इनवाइस करके आपको बेचना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई एसआरओ आया है या कोई चीज है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास? देखें, कोई अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारने को तैयार है तो मैं भी मार देता हूँ उसके पाँव पे। सिंपल सी बात, तो वो देगा, मैं जमा करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कंजर्वेटिव आदमी हूँ मैं, तो सेल्स टैक्स में देना है, मैंने तुमसे लेके गवर्नमेंट को देना है, अपनी जेब से थोड़ी देना है। लेकिन एज पर लॉ मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अमूमी तौर से जब सेल्स टैक्स की रिकंसिलेशन होती है तो आपके फाइनेंशियल के रेवेन्यू से होती है। और फाइनेंशियल में जो रेवेन्यू होता है वो बुक हो जाता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रिसीट तो बाद में आती है, वो रिसीवेबल में खड़ा होता है। और अगर डिपार्टमेंट ये करता है, मुझे पता है हम भी डील करते हैं उसको, डिपार्टमेंट बैंक रिकंसिलेशन अगर रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसमें इसको रिकंसिलेशन देनी पड़ती है कि सप्लाई पिछले साल की थी, ये इस साल पैसे आए तो इस पैसे को बाहर निकालो, इसके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। कुछ अदारे सर ऐसा भी कर रहे हैं, जैसे कि होली फैमिली हॉस्पिटल ने हमारे साथ किया कि हमारी को 10 लाख की सप्लाई थी और वो विदाउट सेल टैक्स थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर सेल टैक्स, हालांकि वो सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड आइटम थी, और उसके ऊपर भी 18% सेल टैक्स चार्ज काट के उन्होंने पेमेंट किए। अच्छा, इसमें 1/5 बेसिकली काट लेते हैं गवर्नमेंट वाले, तो आपको वहीं पे ये चीज को उनको एड्रेस करना चाहिए था बिफोर एक्सेप्टिंग द पेमेंट कि आपकी जो सेल्स टैक्स इनवॉइस है उसमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ, देन दे कैन नॉट डू दैट, चार्ज ही नहीं कर सकते।
क्योंकि सेल्स टैक्स इनवॉइस हमने आपने सेल टैक्स चार्ज ही नहीं किया तो उसको जी मैं ये डिडक्शन कह नहीं रहा हूँ करनी चाहिए। जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपने सेल्स टैक्स इनवॉइस की विद एग्जेम्पशन के वो एग्जेम्पशन अवेलेबल थी, वो आइटम सीरियल नंबर 120 में क्लासिफाई होते थे 6 शेड्यूल के, तो वो तो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स था ही नहीं। जब वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स था नहीं और सेल्स टैक्स इनवॉइस चार्ज भी नहीं हुआ तो उसकी डिडक्शन तो बनती नहीं है, ना कि 1/5 की ना कि पूरे सेल्स टैक्स अमाउंट की। अपेरेंटली ये लग रहा है राणा साहब कि उन्होंने आपकी एग्जाम वाली सप्लाईज को भी अपने टैक्सेबल सप्लाईज, उनके पास जो क्लर्क बनाता है पेमेंट, वो एक ही क्राइटेरिया होता है कि बस ये काट लें, उनको ये अंदाजा नहीं होती, देखा भी नहीं होगा, उसने जहमत ही नहीं की कि ये तो एग्जाम था। तो जो जिस तरह का उसके पास एक प्रोसीजर है, उसने टैक्सेबल सप्लाईज को एग्जाम को उसके पास कोई डिफरेंशिएट नहीं किया और आपका टैक्स काट लिया, ये तो आपको उस वक्त जिस वक्त आपने पेमेंट ली उस वक्त चैलेंज करना चाहिए था। नहीं, उस वक्त अगर हम लेटर लिखते हैं तो कोई हमारे पास कोई अथॉरिटी है जो उसको रिफंड क्लेम करा सके, या कोई ऐसा कोई रूल है? नहीं। कि फर्ज करें उसने डिडक्शन कर ली है और अब हम उससे रिफंड क्लेम करते हैं कि ये आपने गलत डिडक्शन की है, तो उसका हमें कोई रिफंड का कोई रूल है, कोई एसआरओ ऐसा है या कोई ऐसा कोई लेटर है? नहीं, देखें, अगर सेल्स टैक्स इनएडवर्टेंटली उसने काट के जमा करा दिया है, आप ज्यादा से ज्यादा, जिसको मैं लॉफुली तो नहीं कहूंगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि मैं बोलूंगा ठीक है कि तुम मेरी विदहोल्डिंग कर दो, जमा करा दो, मैं एज सी में जाऊंगा, उसकी विदहोल्डिंग क्लेम कर लूंगा। बट वो चैलेंजेबल है, कोर्ट ये कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कह सकता है कि भाई आपने जब सेल पे तो टैक्स पेमेंट की नहीं तो सेल विदहोल्डिंग कैसे क्लेम कर रहे हो। वो जैसे पहले बाकी उमर साहब ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि आपको यू हैव टू बी विजिलेंट कि कोई भी पेमेंट अगर एक्सेस डिडक्शन होके आ रही है तो टाइमली उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखिए सेल्स टैक्स पेमेंट करने का 1 महीने का टाइम होता है, वो अगले महीने की 15 तारीख को पेमेंट होती है। अगर किसी ने कार्ड भी लिया है, मैंने उसको 2 दिन के अंदर अंदर हाईलाइट कर दिया, तो मैं उसको बोलूंगा भाई मैंने आपको टाइमली हाईलाइट कर दिया था, आपने जमा क्यों कराया? अगर मैं 2 महीने बाद उसको बोलूंगा कि तुमने 2 महीने पहले क्यों मेरा टैक्स काटा था, वो बोलेगा भाई तुम टाइमली हाईलाइट कर देते, मैं जमा नहीं कराता, मुझे अगले महीने 1 महीना खत्म होता है, उसकी 15 तारीख का टाइम होता है, तो मैंने टाइमली आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बावजूद भी उसने जमा कराया, तो फिर मैं उसको कर सकता हूँ ना, चैलेंज कर सकता हूँ कि अब तुम्हारी गलती है। अब मैं 2 महीने बाद जाऊंगा तो फिर वो बोलेगा भाई तुम्हारी गलती, तुम क्यों 2 महीने बाद आए, मैंने जमा भी करा चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं ले सकता उसको। ठीक है जी, थैंक यू। उमर सलीम है जो सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक हम शौकतखाना में कोई चीज़ सप्लाई करते हैं तो वो तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और अगर जब हम बिल करते हैं तो सेल टैक्स पे करेंगे कि सेल टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, ये आप इनको चार्ज तो नहीं कर रहे, लेकिन आप सेल्स टैक्स इनवॉइस जरूर करेंगे, लेकिन जीरो पे वहाँ पे एक नोट इसको डायरेक्ट डाल के नोटिफिकेशन लिख देंगे कि जी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन अंडर सीरियल नंबर 166 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, और आप वो इनवॉइस इसको कर सकते हैं विदाउट चार्जिंग। विदाउट चार्जिंग उसको इनवॉइस सेंड करेंगे, लेकिन हम उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेल टैक्स पे कर चुके हैं, वो क्लेम नहीं कर सकते। जी ये अभी बात यहाँ पे यही हुई थी कि जो आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं वो आपको सीरियल नंबर 7 में जाके उसको सरेंडर करना पड़ेगा अपने सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर, और आपको प्राइस का पार्ट बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है जी, आजमदार सवाल करना चाहता है। आजम। अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं कुछ कंसल्टेंट्स की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर रिगार्डिंग फर्दर टैक्स। अभी आपने मेंशन किया कि फर्दर टैक्स लैब्स को 18+4 लगेगा, 4% फर्दर टैक्स, जबकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं चाहता आपसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लूं कि लैब्स जो हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स सिंस वो प्रोविंशियल सर्विस टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, तो क्या फिर भी उनको करना पड़ेगा ये 4% हमें चार्ज? क्योंकि हमें भी अभी तक तो हम 18% ही कर रहे हैं, आगे 4% नहीं कर रहे हैं उनको। देखें, लॉजिकली देखा जाए ना, मैं सब लॉजिकल ग्राउंड पे कहूँ तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं जो है ना, लॉ ये कहता है, जो सेक्शन है उसने क्या है कि पर्सन हु हैज नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया ये उसका रीजन है, इसके ऊपर कोर्ट्स की जजमेंट है, हमने इसमें अपने लिखा भी था कि जजमेंट है। अब कोर्ट्स की जजमेंट भी थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई, जब वो सुप्रीम हाई कोर्ट लेवल पे रही तो बात सबने ये कहा, हाई कोर्ट, लोअर हाई कोर्ट ने भी कहा, सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप जो है वो फर्दर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे उस पर्सन के ऊपर जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। एक तो सबसे पहली बात ये कि फैक्चुअली कैसे एस्टेब्लिश करूंगा, जो बंदा ये कह रहा है कि मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, वो कैसे कह रहा है? मैं मतलब कल को मैं भी खड़ा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं फर्दर टैक्स ना लगाऊं,
तो ये बात साबित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं वो तो जिसको मैं सप्लाई करूंगा वो तो खरीद के खा पी के वो जा चुका होगा। 2 साल बाद 3 साल बाद जब नोटिस आएगा तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन जो लेबोरेटरीज हैं उस केस के अंदर चले काफी हद तक मुझे क्लियर होता है कि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो लॉ है, लॉ की अगर सिर्फ प्लेन रीडिंग करूँ तो लॉ कहता है किस बंदे ने रजिस्ट्रेशन नहीं ऑब्टेन की उस पर फर्दर टैक्स लगा दो। अब मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट्स के पास, कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं न लगाऊं। कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट जो सिंध हाई कोर्ट की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, जो इसका मतलब ये निकला कि शायद तो आप लायबल टू रजिस्टर्ड थे या ना थे फर्दर टैक्स लगाना है। एक सिंध लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उसके अंदर जो है वो उसने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को कंफर्म कर दिया। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर आप नहीं चार्ज करेंगे तो लिटिगेशन को फेस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं यहाँ पे कि जब आप चार्जेबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास सब लैब्स के एनटीएन अवेलेबल हैं। उन लैब्स के एनटीएन की एक दफा रीवेरिफिकेशन या उसको रिविजिट कर लें कि वो इसका स्टेटस क्या है, क्या वो किसी टाइम पे सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी हुई है और वो इनएक्टिव है। अगर उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उस पर 4% चार्ज होगा कि वो किसी न किसी टाइम पे एक्टिव था, उसने खुद को डी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, उसकी वजह से वो इनएक्टिव हो गया, देन 4% shall be applicable because most of the labs what they are been doing कि वो taxable activity के अंदर नहीं है और उनकी substance overform हो रही है कि वो परचेजेस कर रहे हैं 18% की, कन्वर्ट करते हैं उसको सर्विसेज मोड के ऊपर। तो वो कंसिडर किए जाते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर दी फेडरल सेल्स टैक्स कि वो एंड कंज्यूमर कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोविंशियल चार्ज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। अगर उनका स्टेटस सेल्स टैक्स में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे एक चीज है कि आपके पास स्टेटस की रजिस्ट्रेशन है, वो आपने इंश्योर कर लिया अपनी प्रोफाइलिंग के अंदर कस्टमर की, तो वहां पे आके आपके पास एक थोड़ा सा खुद को क्वेश्चन मिल जाता है कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लें अगर आप इजाजत दे तो। हमने जब EY कंसल्टेंट से राब्ता किया था तो इन्होंने हमसे FPR के भी कुछ लेटर्स जो FPR ने डिफरेंट मौके पे अपने क्वायरीज के जवाब में जमा करवाए थे, और उनमें बहुत क्लियरली FPR की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसका मैं एक पार्ट आपको पढ़ देता हूँ कि therefore the terms ordinary consumer and end consumer have similar interpretation and business consumers are not included in the purview of these terms. FBR does not agree with the interpretation that end consumer also includes a business person who purchase an item to make it an integral part of another product. In view of the above, the further tax shall be charged if the buyer is a business, such as one referred in your letter. That is the official interpretation or reply of FPR in a letter dated 3rd September 2019 to someone who has inquired about this. वो एक different वो lab के हवाले से नहीं था definitely, but this is for the explanation of the end consumer which FPR refers. ठीक है शान। अच्छा, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास मुश्किल से 20 मिनट्स रह गए और एक्चुअली रिजर्वेशन जो थी वो लिमिटेड है। अगर एक आखिरी सवाल ले लें हम, क्योंकि उसके बाद इसी से अगर कोई सवाल करना है वो करेंगे और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स प्रोबेबली हम इसको रैप अप करेंगे। तो कोई और सवाल है जूम पे? अगर नहीं तो यहाँ पे एक सवाल था वो ले लें सामने। ये देते माइक देता। आप लोग मजीद ये जो सवाल रह भी जाते हैं तो बाद में भी आप लोग ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जैसा कर कि सकते अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि 10 to 15% हम क्लाइंट को जो है ना रिवाइज प्राइस कर सकते हैं, मगर एक आइटम है जिसपे 11% टिल जून तक 11% ओवरऑल ड्यूटी लग रही थी किसी कस्टम में, अब लग रही है तकरीबन 45 से 50%। तो उस पर 10 to 15% कैसे रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, ये 10 to 15% की जो बात हुई थी विद रिस्पेक्ट टू GST ओनली हुई थी, ठीक है। अब अगर कोई और ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी एग्जाम्पशन तो ओवरऑल खत्म हो गई ना। नहीं देखिए अभी जो हम बात नहीं सेल्स टैक्स की बात है, दो अलग अलग बातें हैं। देखिए एक सारा अभी तक डिस्कशन हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू GST, तो एग्जाम्पशन जो खत्म हुई है GST के ऊपर हुई ऑन सर्टेन IOD ग्रुप्स के ऊपर। साथ में आपका सवाल सही है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनके ऊपर अब ड्यूटीज भी ऐड हो गई है, पहले नहीं थी, एडिशनल ड्यूटीज भी ऐड हो गई हैं। तो अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आप अकॉर्डिंगली उससे एक्शन लेंगे ना, जाहिर सी बात है, दैट इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट अगेन। ये आखिरी सवाल है जी, खातून की जहन में एक सवाल आ गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ये 223G और H जो आपने बताया था कि हमें चार्ज करना है सिर्फ रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे,
लैब्स यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स है, अगर इनको करना है, और इसको क्या हम इनवॉइस में सेपरेट लाइन में मेंशन करेंगे, कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे? मतलब लैब्स जो है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें जाता है, डायरेक्ट कंज्यूमर में आ जाता है, उसमें नहीं चार्ज होगा, क्योंकि जो लॉ बताया है 23G और H का, उसमें ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जो है वो सिर्फ जो है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से चार्ज होगा। ये चूंकि ना इन कैटेगरी में नहीं आ रही, हाँ, मगर फिर भी आप ये देख लें, जैसे कहा गया कि उनका NTN निकाल के ये देख लें कि अगर कोई लैब फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस सूरत में जो होगा, मगर नॉर्मली जो है ना लैब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही होती, वो कोई भी आइटम लेके वो सेल्फ कंज्यूम कर रही होती है अपने पेशेंट्स के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू। अगर फिर भी आप लोगों को बाद में कोई सवाल जहन में आता है या कोई कंफ्यूजन होती है तो ईमेल एड्रेस सबके पास मौजूद है एसोसिएशन का, तो आप तहसीन को ईमेल कर सकते हैं और उसके ऊपर हमारे एंड से जो भी best होगी हम दे देंगे। जी जी, ठीक है। अब दिस कंक्लूड्स आवर सेशन विद रिस्पेक्ट टू GST इम्प्लीमेंटेशन। और जो एसडीएम की एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो मौजूद रहेगी यहाँ पे चंद लम्हों के लिए। ये कुछ बात करना चाह रही है वही से। अच्छा, ये थोड़ा सा जो अभी बात हुई थी लियाकत नेशनल लेबोरेटरीज और खान लेबोरेटरीज के हवाले से, इसके अंदर भी क्या ये सब आप लोगों के पास जब ऑर्डर आता है तो डू यू नो कि ये किधर जाकर यूज होगा? जैसे आगा खान हॉस्पिटल या लियाकत नेशनल की तरफ से आते उनके अपनी तरफ से आते, देखें थोड़ी सी प्रॉब्लम एक जरूर होगी। मैं अज्यूम करूंगी ईसा लेबोरेटरी है वो परचेज करता है और उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज होता है, और आगा खान लेबोरेटरी है वो परचेज करता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। चूंकि उसकी कॉस्ट कम होगी तो शायद वो थोड़ा सा ना प्राइस कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर थोड़ा सा कोर्ट्स और डिपार्टमेंट जो है ना वो शायद नेगेटिव व्यू लें आपकी तरफ कि आपने प्राइस पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ना वो अनबायसनेस क्रिएट हो गई है, बायसनेस क्रिएट हो गई है कि एक लेबोरेटरी वो 18% दे रही है और दूसरी लेबोरेटरी जो है ना वो 18% नहीं दे रही, जस्ट बिकॉज के वो राउट होके आ रहा है हॉस्पिटल से और एक जो राउट होके आ रहा है इधर से। तो इसके ऊपर थोड़ी सी सोचने की जरूरत है कि हम इसको किस तरीके से बाइफरकेट करें। हाईलाइट जरूर करें, लेट देम कम, कि आगा खान और लियाकत नेशनल इस किस्म के हॉस्पिटल जिनकी लेबोरेटरीज भी चल रही हैं उनको आप हाईलाइट करें। तो देखें किसी को आप बोलेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना सोल्यूशन भी लेकर आएगा। देखिए मैं कि भाई मुझे तो सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? मैं इस पे देखें, नॉर्मली होता ये कि हमारी जो भी सप्लाई होती है ना वो अगेंस्ट जो है ऑर्डर्स के उस पे होती है। अगर आगा खान हॉस्पिटल अपना ऑर्डर एक जनरेट कर रहा है और उसकी डिलीवरी जो है हम आगा खान के हॉस्पिटल के अंदर दे रहे हैं, उसके बाद उसको वो किस तरह यूटिलाइज करता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो फिर हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उस पर तो हम नहीं जा सकते कि वो उन्होंने कहाँ पर कितना यूज किया, ना वो हमारे साथ शेयरिंग करेंगे। ये आई थिंक इनका पॉइंट बहुत वैलिड है। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ऑफिशियली FBR से क्लैरिफिकेशन मांग लें, हम मांग लें या किसी फर्म के थ्रू मांग लें, बिकॉज फर्म्स को वो ज्यादा जल्दी रिप्लाई भी करते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि इस तरह के हॉस्पिटल्स का क्या है, ताकि हमारे पास एक बेसिस आ जाए। बात बिल्कुल ठीक है, वही बात है कि जी अलखिदमत हॉस्पिटल है और अलखिदमत लैब है, उसी तरह से आगा खान हॉस्पिटल है और आगा खान की लैब है। वो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो खाली आगा खान के हॉस्पिटल के लिए अगर है तो फिर उनके टेस्ट बाहर वाले भी वहाँ टेस्ट करवाते हैं। तो ये बड़ा आई थिंक आपका वैलिड पॉइंट है। लेट्स एसोसिएशन या फर्म FBR से इस पर क्लैरिफिकेशन ले लो। अच्छा, इसमें एक चीज ये जरूर हमें जहन में रखना चाहिए कि जो आगा खान जैसे इदारे हैं जो हॉस्पिटल की लैब है, उनका जो परचेज और उनके जिस लेटर पे आता है जो इनवॉइस होता है, एक वो आगा खान हॉस्पिटल के नाम पे ही हमारा इनवॉइस होता है, वो लैब का अलग से कोई उन्होंने अकाउंट या NTN नहीं बनाया हुआ। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे और जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे साउथ सिटी हॉस्पिटल है, उनको हम प्रॉपर सेल्स टैक्स के साथ चार्ज करते हैं। तो जो मार्केट कंपेटिटिवनेस है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स का है सिलसिला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको चैरिटी को सपोर्ट करने के लिए एग्जेम्पशन है। देखिए, आई थिंक बात लॉजिकल थी, बात लॉजिकल है। फर्ज कीजिए मैं एक प्राइवेट लैब चला रहा हूँ, मुझ पे 18% चार्ज हो रहा है और वही टेस्ट आप आगा खान भेज रहे हैं, उनकी कॉस्ट कम है, तो एज ए कंपटीशन के तौर पे तो दिस इज माय राइट कि मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन लॉ के अंदर जरूर है, लेकिन वो हम जरूर इस पे बात की जा सकती है। और उनकी बात फर्ज कीजिए कि ईसा लैब उठ के खड़ी हो जाती है और आगा खान और लियाकत नेशनल की लैब के अगेंस्ट में, तो फिर दैट इज देयर कंसर्न। यस,
चलिए एक सिर्फ बात ये कि देखिए अंडर 165 सीरियल नंबर 165 में हॉस्पिटल्स को जो है अलाउ किया गया है कि वो अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं और एफबीआर उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी इंपोर्ट करने के बाद अगर अपनी डिफरेंट लैब में या कहीं भी उसको यूटिलाइज करते हैं, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फिर उसकी किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सेम इज द केस कि अगर वो हमें एक लेटर हेड पे अपने वो दे रहा है और वो अपने वेयर हाउस में उसकी सप्लाई लेता है, बाद में वो क्या करता है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए मेरा ख्याल है जी, देखिए क्योंकि एवरी थिंग शुड कम टू एन एंड, हमारे पास चूंकि अब बिल्कुल टाइम की लिमिटेशन खत्म हो गई है, बाहर हाइटी है और वो चाय लेके हम अंदर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। उससे पहले मैं 1-2 मिनट के लिए बस टाइम स्पेयर करना चाह रहा हूँ। 2 हमारे सिर्फ मेंबर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका स्टाफ भी है, फाइनेंस के कोलीग्स हैं, बट स्टिल द फोरम इज ओपन और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे और बाकी जैसे जैसे वो मूव कर सकते हैं। फिर इनफ अगर कोई सवाल है तो आप लोगों के, क्योंकि अब काफी लोगों को इस एक कंसर्न होता है कि जी हमें ईसी से सवाल करने का टाइम नहीं मिलता, तो या कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर की जाए, कोई भी पॉइंट जो आप रेज करना चाहते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि जो एक्चुअल मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, स्पेशली हमारा इलेक्शन इज कमिंग, वो यहाँ पे कम मौजूद हैं और इलेक्शन की वजह से थोड़ी गहमा गहमी भी ज्यादा है। मीनवाइल चाय सर्व हो गई है, तो आप लोगों में से जो भी चाहे बाहर से चाय ले लें, रिफ्रेशमेंट ले लें, वापस आ सकते हैं। आई थिंक अगर कोई सवाल नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। इलेक्शन में वोट दीजिए और अगली दफा के लिए दोबारा वोट दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चाय हाजिर है। इसका